अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट फ़नी नावल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। नावल का जैनर है फ़नी हीरोइन, रूड हीरो, आफ्टर मैरिज बेस, फ्रेंडशिप बेस एंड यूनी बेस। बहुत ही मज़ेदार फ़नी सा नावल है, आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपना रिव्यूज़ कमेंट में लाजमी दीजिएगा कि ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिले कि आगे किस टाइप से मुझे नावल रीड करने हैं। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। वो क्लास से निकल के मुंह लटकाए अपनी दो सहेलियों के साथ चल रही थी। दिल उसका अजीब सा हो रहा था। उसके कॉलेज का आज आखिरी इम्तिहान था और परेशानी कॉलेज छोड़ने का ये इम्तिहान के बुरे होने का नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी परेशानी घेरे हुई थी मोहतरमा को। सफ़ेद यूनिफॉर्म में, सफ़ेद और शफ़ाफ जिल्द, पतली सी नाजुक सी लड़की, बालों की ऊंची पोनीटेल बनाए अपनी ही सोचों में मगन थी। ए रुबाब, क्या हुआ? ऐसे परेशान क्यों हो? वो तीनों कैंटीन के पास खड़ी हुई लड़कियों की रश में, इस रश के ख़त्म होने के इंतज़ार में थीं। जब सनम ने इसको यूं सोचों में डूबा हुआ देखा तो पूछा था। रुबाब ने अपनी छोटी सी आंखें से उसे घूरा, जैसे समझा ना पा रही हो कि जवाब क्या दे। आज मोहतरमा का पर्चा सही नहीं हुआ होगा ना? तभी सफ़िया ने खुद ही सोची हुई वजह बताई थी। इसको कब पर्चा सही होने या ना होने की फ़िक्र होने लगी भला? ये तो बंदी है एकदम। पर्चा गलत हो या सही, इसके मामू जान बैठे हैं ना, इसको पास करवाने के लिए। वो अलग बात है कि कभी हमारी कोई सिफारिश नहीं करवाती। सनम शरारत से बोली थी। यार है बस एक टेंशन, कल रात से परेशान हूँ। काश ये इंटर क्लास ख़त्म ही ना होती, ये इम्तिहान चलते रहते। रुबाब नाक चढ़ाकर नुकुस से बोली थी। इन तीनों की आखिरी कारी आई। क्या खाया जाए आज? सफ़िया ने कैंटीन पर खड़े होकर उनसे मशवरा मांगा था। समोसे ले लो और कोल्ड ड्रिंक्स। मैं कहती हूँ चाट भी ले लो, वैसे भी आखिरी दिन है आज कॉलेज में। सनम ने आज कुछ भी नहीं छोड़ना था। तुम बताओ मिस परेशान? सफ़िया ने रुबाब से पूछा था। यार ले लो कुछ भी, मेरा पेट तो चैन नहीं भर लिया है। रुबाब काफ़ी परेशान थी। वो तीनों चलकर अब बेंच पर बैठी हुई थी। सफ़िया और सनम खाने पर टूट पड़ी थीं, जबकि रुबाब अपने हाथों में से चेहरा छुपाकर मायूसी से उन दोनों को देख रही थी। यार तुम लोग आगे भी पढ़ोगी ना? रुबाब की बातों पर उन दोनों ने पहले रुबाब को और फिर एक दूसरे को देखा था। हाँ भाई, ज़ाहिर तुम्हारा इरादा नहीं है क्या आगे पढ़ने का? सफ़िया ने समोसा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। यार मेरी डैन मुमानी तो इंतज़ार में है कि कब मेरे इम्तिहान ख़त्म हो और कब वो मेरी शादी करवाएं। रुबाब की परेशानी की वजह यही थी। हाय सच बताओ यार, जल्दी शादी करो ताकि मैं अम्मी से नए नए कपड़ों की फरमाइश करूं कि दोस्त की शादी है। कसम से 2 महीनों से एक जोड़ा भी नहीं लिया। सनम चहकती हुई बोली थी। हाँ यार रुबाब, ये तो काम पहले ही फुर्सत में करो तुम। मुझे तो खूब सारा नाचना है तुम्हारी शादी में। ख़ानदान में अभी दूर तक कोई शादी नहीं है यार, बोर हो जाएंगे, इसीलिए चलो तुम ही कर लो। सफ़िया को अपने मज़े की पड़ी थी और रुबाब उन दोनों को मुंह खोले देख रही थी, जो उसकी परेशानी नहीं बल्कि अपनी खुशी देख रही थी। कितनी कमीनी हो तुम दोनों, मतलब तुम लोगों को कुछ घंटे मज़े लेकर चली जाओगी। तुम दोनों के मज़े की खातिर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ? हद है वैसे। रुबाब गुस्सा करते हुए बोली थी। यार सोचो ना कि तुम्हारी शादी होगी, घर में तुम है, तुम्हें इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ढेर सारे कपड़े और जेवर मिलेंगे तुम्हें। बेटा ठाठ है ठाठ, तुम्हारी शादी कर ले। बेटा ठाठ है तुम्हारे, शादी कर ले। सनम की बात सुनकर रुबाब ने उसको घूरा था। अच्छा बच्चू, ऐसी बात है तो तू कर ले शादी। यार मैं तो कर लेती, पर अब्बा नहीं मानेंगे ना, वरना मैं तो लो अभी ही तैयार हूँ। सनम अफसोस करती हुई बोली थी। कितनी खुशकिस्मत हो तुम लोग, आज मेरे भी अब्बा जिंदा होते ना तो देखती मैं इन अपनी डैन मोमानी को। रुबाब दुख भरे लहजे में बोली थी। रुबाब कॉलेज से आई और अपना बैग सोफे पर फेंकते हुए जूतों समेत ही सोफे पर लेट गई थी और अपनी आंखें बंद कर गई थी। यहाँ क्यों सोई हो? मेरा सोफ़ा ख़राब हो रहा है, हटाओ अपने पैर। 9 साला नादिर, जो कि रुबाब की मुमानी रुखसार का बेटा था, उसको जूतों समेत सोफे पर लेटा देखा तो चिल्लाकर बोला था। रुबाब उसके चिल्लाने पर थोड़ा सा चेहरा ऊपर किए हुए इधर उधर देखने लगी और जब देखा कि कोई नहीं है तो वापस से वहाँ इसी तरह लेट गई थी। चल चश्माटू ज़्यादा सर न खा, रफू चक्कर हो जाए यहाँ से, रुबाब ने उसको टालने के अंदाज से कहा था। मैं अम्मी को बता दूंगा छिपकली, अगर तुम यहाँ से नहीं हटी तो। नादिर ने उसको धमकी दी और अपनी बहन का सिखाया हुआ नाम छिपकली से मुखातिब किया उसको। रुबाब उसकी बात सुनकर सोफे से उठ बैठी थी। क्या कहा तुमने? छिपकली? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रुबाब गुस्से से बोली थी। उसको वो लक़ब बिल्कुल भी पसंद ना था। हाँ तुम छिपकली हो।
फारिया बाजी कहती हैं, तुम छिपकली की तरह चिपकू, पतली सी और बेहद तंग करने वाली लड़की हो। नादिर ने अपनी बहन का सिखाया हुआ सबक उसके सामने दोहराया था। अबे ऐसी लगाऊंगी ना एक चश्मा 100 फीट दूर जाकर गिरेगा तुम्हारा। और तुमने खुद को देखा है? 1 रुपए वाले काले बेकार और खोटे सिक्के हो तुम। और तुम्हारी ये मोटी भैंस फारिया बाजी सारे घर का खाना तो ये खा जाती है और फिर भी कहती है कि मैंने तो कुछ खाती ही नहीं। फिर भी पता नहीं क्यों मोटी हूँ। रुबाब तेरे मुंह बनाए फारिया की नकल करती हुई बोली थी। रुको, मैं फारिया बाजी को अभी तुम्हारी शिकायत लगाता हूँ। नादिर चश्मा उंगली से ऊपर करते हुए भागा था। रुबाब भी उसके पीछे लपकी थी। रुक चश्माटू, शिकायती कबूतर। रुबाब उसको ना रोक पाई तो एक कुशन उसकी तरफ फेंका था। नादिर ने सोफे से नीचे जंप लगाया और कुशन सीधा पीछे से आते हुए रुखसार के चेहरे पर जा लगा। रुखसार ने रुबाब को घूरा था। रुबाब ने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए थे और नादिर की शैतानी मुस्कुराहट बता रही थी कि अब रुबाब की खैर नहीं। सॉरी मुमानी, वो मैं। नादिर अपने कमरे में जाओ, रुखसार रुबाब की बात काटती हुई बोली थी। नादिर रुबाब को जुबान दिखाता हुआ चला गया था, पर अभी वो उसको कुछ नहीं कर सकी सिवाय घूरने के। सारा दिन मेरे बच्चों से लड़ती रहती हो, आखिर बिगाड़ा क्या है मेरे मासूम बच्चों ने तुम्हारा? रुखसार सोफे पर बैठी हुई अपनी लिपस्टिक जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरी थी उसको और गहरा करती हुई बोली थी। रुखसार को फैशन का बहुत शौक था। हर वक्त ही सजी धजी रहती थी। बालों का ऊंचा जूड़ा, मेकअप से लबरेज चेहरा, जामनी रंग के लिपस्टिक और काजल से लगाया हुआ तेल जो कि वो खुद अपने गाल पर लगाया करती थी। रुबाब उसको जब भी देखती थी उसको स्नो वाइट की सौतेली माँ याद आती थी जो इसी तरह सजी धजी रहती थी और स्नो वाइट पर जुल्म किया करती थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ज़्यादा मत बोला करो मेरे सामने, कितनी बार कहा है। लड़कियां अच्छी नहीं लगती हैं ज़्यादा बोलती हुई। अब वो खुद को आईने में देखते हुए बोली थी। रुबाब ने उसको ख्याली तस्वुर किया। आईने आईने ये तो बता, सबसे शातिर कौन है भला? रुबाब अपनी ही आती सोच पर मुस्कुरा दी थी। ज़्यादा हंसी आ रही है तुम्हें? रुखसार अपना पर्स बंद करती हुई बोली थी। रुबाब वहाँ खड़ी बस लब ही काटती रह गई थी। आखिर इम्तिहान था ना, आज तुम्हारा हो गया? जी हाँ। चलो फिर तुम्हारे रिश्ते की बात चलाती हूँ। शमीम ने एक रिश्ता देखा है तो बता रही थी। अच्छा रिश्ता है, बड़े घर का भी है। तुम्हारा रिश्ता मांगा था 2 महीने पहले। तुम्हारे मामू ने तुम्हें बिना बताने को मना कर रखा था कि अभी तुम पढ़ रही हो, पर अब तो बस पढ़ लिया ना। वो लोग कल ही डेट फिक्स करने आएंगे। ठीक। रुखसार ने रुबाब को और परेशान कर दिया था। उसके मुंह बनाए सर हिलाया था। कपड़े चेंज करो और लंच बनाओ जाकर किचन में। वो अपने सोने के कंगनों को छूती हुई बोली। लेकिन लंच तो मुलाजिमा बनाती है ना? वो हैरत से बोली थी। आज तुम बनाओगी, नादिर से लड़ने की सज़ा है तुम्हें। रुखसार के कहने पर वो अपने कमरे में जाने लगी थी। नादिर से लड़ने की सज़ा है? मेरे मासूम बच्चों से क्यों लड़ती हो? मुझे बड़ा शौक है ना इनके मासूम बच्चों से लड़ने का। जैसे वो ऐसे कमीने बच्चे पैदा होंगे तो इनसे लड़ूंगी नहीं तो और क्या करूंगी। डायन। रुबाब चलती चलती उसकी नकल उतारती हुई अपने आग बुझाने की कोशिश करती रही थी। आज कोफ्ते भी बनाना रुबाब। और ऊपर वाले फ्लोर पर खड़ी हुई फारिया ने उसको आवाज़ लगाई थी। जी। रुबाब ने उसका सर उठाए ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा था। उसकी अम्मा की नौकर हूँ ना मैं, बुलडोज़र कहीं की। रुबाब बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई थी। रुबाब 6 साल और उसकी बड़ी बहन मरियम 8 साल की थी जब फारूक और जरका का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। और तब से हमीद, रुबाब के मामू ने उन दोनों को पाला पोसा था और उनकी जिम्मेदारी ली थी, क्योंकि इन दोनों का अपने माँ बाप के सिवा कोई और दूसरा ना था हमीद के अलावा। हमीद जॉब के सिलसिले में अक्सर कराची रहा करते थे, जबकि सारी फैमिली हैदराबाद में रह रही थी। सिर्फ महीने में 1 हफ्ता ही अपनी फैमिली को टाइम दिया करते थे। माली हालात काफ़ी अच्छे थे उनके, जिस वजह से वो सबको आराम से खिला पिला सकते थे। उनका एक बेटा नादिर और बेटी फारिया थी। नादिर अभी 3री जमात में था और फारिया इंटर करने के बाद प्राइवेट पढ़ रही थी। उसको इंटर पढ़े 2 साल हो चुके थे। मरियम की इंटर के बाद शादी करवाई गई थी। फारिया और मरियम एक साथ पढ़ी थीं। हमीद ने तो काफ़ी इनकार किया कि अभी मरियम की शादी ना करवाई जाए, पर रुखसार ने उनको ये कहकर मनवा लिया था कि पराई लड़कियां हैं, कल को कुछ हो गया तो इल्ज़ाम हम पे ही आएगा, इसीलिए इज्जत से इसको अपने घर का कर दें, इससे वो भी खुश रहेगी अपने घर में। मरियम की शादी फजराज से हुई थी, जो कि हमीद के दोस्त का बेटा था और एक कंपनी में जॉब करता था। तनख्वाह इतनी ना थी, पर इन 2 मियाँ बीवी और एक बेटे के लिए काफ़ी थी। रुबाब का 2 महीने पहले ही एक बड़े घराने से रिश्ता आया था जो काफ़ी अमीर और इज़्ज़तदार लोग थे। पहले तो रुखसार ने चाहा कि वो उसकी बेटी फारिया उसने के लिए कई कोशिशें भी की, पर उन लोगों को रुबाब ही अच्छी लगी थी और इंतज़ार भी करने को तैयार थे।
हमीद ने उनको 2 महीने का वेट करने को कहा था। अच्छी जान पहचान थी हमीद की उनसे, जो कि कराची में ही रह रहे करते थे। तो हमीद को ये रिश्ता रुबाब के लिए सही लगा था और वो मुतमईन भी रहते थे। इसीलिए बददिल होकर आखिर रुखसार को भी मानना ही पड़ा था। शुरू से लेकर ही रुखसार को रवैया दोनों बहनों के साथ ठीक नहीं था। हर घर का काम उनसे करवाया जाता था और जब जब हमीद हैदराबाद आते तो उनके सामने रुखसार बेगम अच्छा होने की एक्टिंग किया करती थी। बाकी हमीद का रवैया जैसा अपने बच्चों के साथ था वैसा ही रुबाब और मरियम के साथ था। मरियम की शादी का भी काफ़ी धूमधाम से की गई थी और हमीद ने उसको बहुत कुछ दिया था। बस कभी कभी रुखसार की चिड़ी बातों में आ जाया करते थे। रुबाब मुंह बनाते को कोफ्ते बना रही थी। स्नो वाइट अब फंस चुकी है। उसकी डैन मुमानी ने उस पर बहुत काम डाल दिए हैं और खुद खड़ी आईने के सामने आईने से पूछ रही होगी कि आईने आईने ये तो बता सबसे शातिर कौन है भला। और आईना सामने से कहता होगा मेरी मलिका आप। और फिर डायन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। रुबाब हर वक्त ही अपने दिमाग में अपनी स्नो वाइट और रुखसार डायन की कहानी बना रही होती थी। फारिया किचन में उसको तंग करने के लिए घुस आई थी। क्या हो रहा है छिपकली, आज तो लंच भी तुमने ही बनाना पड़ेगा। वाह। फारिया को कोफ्तों को देखती हुई तंजिया बोली थी। हाँ बनाना तो ऐसे रही बता तो ऐसे रही हैं आप फारिया बाजी, जैसे मुझे मालूम ही ना है कि मैं यहाँ खड़ी लंच बना रही हूँ या डिनर। रुबाब चूल्हे की आग तेज़ करते हुए बोली थी और लफ्ज़ों की आग फारिया को भी लग गई थी। ज़्यादा बकवास मत करो, जानती हो ना कि मेरे बाप के टुकड़ों पर पल रही हो तुम। फारिया दांत पीसते हुए बोली थी। तो वो मेरे भी मामू लगते हैं, सुना आपने। रुबाब बुरा मानती हुई बोली थी। उसको ये ताना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जो वो बचपन से सुनती आ रही थी। आई बड़ी मामू। फारिया वहाँ से सेब लेकर निकल गई थी। बुलडोज़र सारे ही सेब ले जाती है, 2 भी क्यों छोड़ गई। रुबाब ने 2 बच्चे हुए सेबों को देखकर खुद कलामी की थी। अभी उसको मज़े के कोफ्ते खिलाती हूँ, सारी उम्र याद करेगी कि रुबाब फारूक के हाथ के बने हुए कोफ्ते खाए थे। रुबाब ने शरारत से कहा था। उफ अम्मी बहुत मिर्चें हैं, पानी पानी। फारिया ने कोफ्ते जैसे ही खाए थे उसकी ज़बान मोर्चों से जल गई थी। रुबाब ने उसको पानी का गिलास थमाया था और मुंह झुकाए हुए अपनी हंसी दबाने लगी थी। अम्मी ये सब इस रुबाब ने किया है, जानबूझकर इसने कोफ्ते इतने तीखे बनाए हैं। फारिया ने रुखसार से शिकायत लगाई थी। नहीं मुमानी जान, मैं ऐसे क्यों करूँगी, मुलाजिमा मेरे साथ खड़ी थी, आप उनसे पूछ लें। रुबाब ने मुलाजिमा पर इल्ज़ाम डाल दिया था। रुखसार ने मुलाजिमा को देखा जो परेशानी से खड़ी हुई थी। रुबाब ने उसको आंखें दिखाई कि उसके हक में बोले। जी मेम साहिबा, मैं इनके साथ ही थी। रुबाब बीबी ने कुछ नहीं किया है। मुलाजिमा के कहते ही रुबाब ने चैन का सांस लिया था। फारिया शायद तुम ही मिर्चों की कच्ची हो, रुखसार ने कहकर फिर से खाना खाना शुरू कर दिया था। और फारिया रुबाब को देखती रह गई थी जो उसी को देख तंजिया मुस्कुरा रही थी। रुबाब ने उसको चढ़ाने की खातिर दाइन आंख दबाई थी। फारिया की रग रग में गुस्सा दौड़ गया था। सुबह रुबाब अंगड़ाई लेती हुई उठी तो सामने मरियम को देखा जो अपने 1 साला बेटे मुबीन को खाना खिला रही थी। रुबाब को खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई। आपो तुम यहाँ इस वक्त, रुबाब जमाई रोकती हुई बोली थी। इस वक्त से क्या मुराद है रुबाब, 1 बज रहा है। आज तुम्हारे रिश्ते वाले जो आ रहे हैं तो इसीलिए मुमानी ने बुलाया है कि मैं भी देख लूँ कि कैसे हैं वो लोग। मरियम ने उसको अपने आने की वजह बताई थी। आपो रिश्ते वाले, उफ ऐसा न कहें, मेरी उम्र ही क्या है अभी कि शादी करके बैठ जाऊं। रुबाब परेशान होकर बोली थी। रुबाब तुम अब कोई बच्चे तो नहीं हो, मुमानी ने हमें सारी उम्र ही हमें घर में रखा, अब तुम्हें भी चाहिए कि उनकी बात मानो। मरियम ने उसको समझाना चाहा था। मुमानी ने तो नहीं, मामू ने रखा है अपने घर में। मुमानी का बस चले तो हमें अभी निकाल दें जैसा कि वो अभी कर रही हैं, और मैं मामू से बात करती हूँ ना अप्पो, वो मान जाएंगे। रुबाब को रुखसार पे काफ़ी ज़्यादा तप चढ़ी हुई थी और उसने नई तरकीब सूझी थी। मामू का भी यही फैसला है और शायद वो तुम्हारी ज़िद मान भी लें, फिर मुमानी तुम्हारा जीना अजाब कर देंगी। मरियम को रुबाब की अकल पर हैरत हुई। उफ स्नो वाइट की कहानी की सबसे बड़ी दुश्मन तो यही बनी हुई हैं। सबको अपने जादू के जाल में काबू कर लिया है जिसमें अब अप्पो तुम भी आ चुकी हो। रुबाब पर स्नो वाइट की स्टोरी का कुछ ज़्यादा ही असर था। अल्लाह कितना बोलती हो रुबाब, अब इनके सामने मत बोलना इतना, और अगर बोलना तो क्या वो रिश्ते से इनकार कर देंगे। रुबाब ने चहकते हुए बोली थी। रुबाब पागल मत बनो और मुबीन को संभालो, मैं किचन में काम कर देख कर आई, वो लोग रास्ते में ही हैं, आते ही होंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। मरियम मुबीन को रुबाब को थमाते हुए चली गई थी। उफ स्नो वाइट की कहानी में अब और मुश्किलात आने वाली हैं। अल्लाह करे गाड़ी ही ख़राब हो जाए उनके रास्ते में और कोई टैक्सी भी न मिले। रुबाब ने मन ही मन में उनको बद्दुआ दी थी। रुबाब
बेड पर बैठी हुई अपनी सोचों में मगन थी। आज स्नो वाइट को लोग देखने आ रहे हैं और स्नो वाइट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि उसका होने वाला हमसफ़र, उसका हीरो वो होगा या कोई विलन उसकी ज़िंदगी में आने वाला है। मरियम कमरे में दाखिल हुई तो रुबाब को अपनी सोचों में गुम देखते हुए बोली थी। पीले शलवार सूट में मलबूस और रेशमी आंचल फैलाकर पहनाया गया था। बालों को जूड़े में कैद किया गया था और आगे से 2 लटें झूल रही थीं। तैयार हो गई हो? बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। और ये माबीन को पकड़ो, मुझे कुछ काम है। रुबाब ने मबीन को लिए हुए अपनी गोद में बिठाया था। नहीं, मुझे नहीं जाना इन लोगों के पास अप्पो, बस डेट फिक्स करने आए हैं ना, वो करके चले जाएं ना वो लोग। रुबाब बेड क्राउन्स पर पकड़ी जिद्दीपन से बोली थी। ब्रेड क्राउन पकड़े जिद्दीपन से बोली थी। ये वो लोग क्या है? ससुराली है तुम्हारे। और रुबाब, चलो जिद ना करो, उठो बच्चा। मरियम ने इस बार इसको प्यार से समझाया था और उसको बैड क्राउन से अलग करने की कोशिश की थी। अप्पो नहीं ना प्लीज़। रुबाब और ज़्यादा चिपक गई थी क्राउन से। अरे रुबाब, क्या बचपना है, चलो मुमानी जान बुला रही हैं तुम्हें। मरियम थक गई थी उसको यूं खींचते खींचते। वो डायन अपने बुलडोज़र की तो शादी करवा नहीं रही, मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? इतना शौक है तो पहले इस घर पर जिसका बोझ ज़्यादा है उस मोटी को चलता बना करे ना। रुबाब को सबसे ज़्यादा गुस्सा रुखसार पर ही था। रुबाब, ऐसे नहीं बोलते। मरियम ने उसको घूरा था। रुबाब, जल्दी आओ, मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं, रुखसार ने आकर कहा था। चलो जल्दी से, मरियम ने धीरे से रुबाब को कहा था और दुपट्टा उसके सर पर लिया। रुखसार वहाँ से चली गई थी। वो दोनों भी उसके पीछे ही चली आई थी। लॉन्ज में नूरीन बेगम और उनकी 2 बेटियां ताहिरा और आयशा उनके साथ ही बैठी हुई थी और इस नाजुक लड़की को देखा था जो नजरें चुकाए हुए आ रही थी। सफ़ेद चमकती रंगत, पतले से गुलाबी होठ, छोटी मगर गहरी काली आंखें। वो लड़की देखने में नूरीन बेगम को काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आई थी। आओ बेटा, मेरे साथ बैठो, नूरीन ने उसको अपने पास बुलाया था। रुबाब चल कर सोफे पर उनके साथ ही बैठ गई थी। माशाल्लाह, काफ़ी हसीन है आपकी लड़की, लगता है बहुत ही लाडों से पाला है आपने उसको, नूरीन ने मुस्कुराते हुए रुखसार बेगम से कहा था। हाँ भाई, इसके माँ बाप के बाद हम ही तो इसके अपने हैं। दोनों लड़कियों को बहुत प्यार से पाला है। मजाल है जो किसी काम को हाथ भी लगाने दिया हो इनको। ना बाबा, मैं तो इनको कहती हूँ कि बस ऐश करो मामू के घर, अपने घर ही जाकर काम कर लेना। अब देखें तो मेरी बेटियों जैसी दोनों हैं, मेरा दिल नहीं मानता कि बच्चों से काम करवाऊँ। रुखसार कमाल की एक्टिंग करती हुई अपने इम्प्रेशन जमाने में लगी हुई थी। बढ़िया, अपनी बेटियों जैसे समझती हैं, अपना उल्लू सीधा कैसे कर रही हैं दूसरों के सामने। वाह मुमानी जान, आपको तो एक्ट्रेस होना चाहिए था। रुबाब ने इस झूठी औरत को देखते हुए दिल में कहा था। हाँ, वैसे मेरी बेटी फारिया है ना, काफ़ी सुग्गड़ है, मना करने के बाद भी कहती है कि काम करना अच्छा लगता है, करने दें। रुखसार ने अब अपनी बेटी को अच्छा दिखाना चाहा था। फिर तो उनके बच्चे और शौहर काफ़ी खुश नसीब हैं कि ऐसी बीवी और माँ मिली है। आयशा ने फारिया को देखकर कहा था, जो काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त थी। उसकी भी बिल्कुल गोरी रंगत और उम्र भी बस रुबाब से 2 साल बड़ी, लेकिन कहीं से भी वो 21 साल की नहीं लग रही थी। तो आयशा ने खुद से ही अंदाज़ा लगाया कि उसके दो बच्चे भी होंगे। आयशा थोड़ी मुंहफट थी। फारिया ने मुंह खोले उस लड़की को देखा था, उसको बिल्कुल जहर लगी। रुबाब हंसी छुपाने की मजीद सर झुका गई थी। जी नहीं, ये रुबाब से बस 2 साल ही तो बड़ी है, शादी नहीं हुई है अभी तक इसकी, रुखसार ने तस्दीक की थी। फारिया मुंह बनाती हुई वहां से उठकर चली गई थी। बाकी सब मुस्कुराहट दबाने लगे थे। वैसे फारिया बाजी चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, उनके हाथों की चाय पीना मत भूलिएगा। रुबाब ने फारिया को बुरी तरह फंसा दिया था। रुबाब मुंह फुलाए हुए मरियम के बेटे माबीन को उठाए हुए चक्कर लगा रही थी, जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बस रोए जा रहा था। देखो, अच्छे बच्चे हो ना, चुप कर जाओ, प्यारे हो ना तुम अभी। रुबाब ने उसको बहलाने की कोशिश की तो वो और रो पड़ा। टकला, बच्चे ऐसे होते हैं क्या, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रुबाब ने चिढ़ खाई थी। रुबाब रो रहा है क्या माबीन? मरियम कमरे में दाखिल होती हुई बोली थी। देख नहीं रहा आपको? आप अप्पो कब से मेरे कानों की चिक चिक कर रोए जा रहा है, चीख चीख कर रोए जा रहा है। कानों के पर्दे डैमेज कर लिए होंगे इसने मेरे। रुबाब ने मुबीन को मरियम को दिया था। उफ रुबाब, इसको भूख लगी हुई होगी ना पागल, कुछ खिला देती। मरियम की बात का जवाब दिए बिना वो कमरे से बाहर ही आ गई थी और टीवी खोलकर सोफे पर बैठ गई थी। क्या जरूरत थी मुझसे चाय बनवाने की? ये ज्यादा होशियार मत दिखाया करो तुम छिपकली। फारिया मौका देखते ही उस पर बरस पड़ी थी। रुबाब जो मुंह फुलाए हुए सोफे पर बैठी हुई थी, उसी बात सुनकर रुबाब की हंसी छूट गई थी। हंस रही हो तुम?
देखा नहीं कैसा मुंह बना रहे थे तुम्हारे ससुराल वाली मेरे चाय पीकर, जैसे चाय नहीं जहर पी लिया हो मैंने। फारिया को और गुस्सा आया था। वैसे फारिया बाजी, आपकी चाय किसी जहर से कम भी नहीं थी। आपको तो पैसे देने चाहिए मुझे कि मैंने आपकी चाय का एक फुल मग पिया, और अब मैं क्या करती। मुमानी आपकी इतनी तारीफ कर रही थी कि मैंने कहा चाय पीकर ही कुछ देख ली जाए। रुबाब अपनी लंबी सी चोटी एक अदा से पीछे झटकते हुए बोली थी। छिपकली, ज्यादा होशियार मत बनो तुम। वैसे भी तुम्हारी सास और नंदे काफी चालाक औरत लगी है मुझे, बच के रहना बाबा। अब फारिया ने उसको बदगुमान करना चाहा था। क्यों फारिया बाजी, आपको उन्होंने अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा समझ लिया इसीलिए? रुबाब उसका इरादा समझकर वापस उसको चढ़ाते हुए बोली थी। मैं तुम्हें देख लूंगी। फारिया गुस्से से कहकर उठकर चली गई थी। हाँ तो अभी देख लो बुलडोजर, आपके सामने ही तो बैठी हुई हूँ। रुबाब वापस से टीवी देखने लगी थी। जाओ जाकर चाय बना कर लाओ, तुम्हारी बहन से तो कोई काम होता नहीं है, अपने बच्चे के साथ ही लगी पड़ी है। रुखसार खफा होती हुई आई थी और रुबाब से रिमोट लेकर दूसरे चैनल लगा लिया था। रुबाब ने उसको खार खाती हुई नजरों से देखा। जाती हो चाय बनाने? रुबाब किचन की तरफ बढ़ती थी। फेवरेट ड्रामा चल रहा था मेरा, रिपीट में भी नहीं देखने देती डायनोव। देख रही हैं आप लोग स्नो वाइट पर कितना जुल्म होते हैं। वो चंद मिनट बैठकर टीवी भी नहीं देख सकती। रुबाब बुरी तरह से झिंझलाई थी। मरियम माबिन को खाना खिला रही थी जब रुबाब उसके साथ ही बैठी और उसके गिर्द अपनी बाहें बांध दी थी। मेरी प्यारी अप्पू जान, क्या काम पड़ गया है अब? मरियम समझ गई थी कि उससे कोई काम अटका है। मैं अब ज़्यादा मक्खन नहीं मारूंगी, ये बताएं डेट क्या फिक्स हुई है? रुबाब उससे अलग होते हुए बोली थी। मरियम उसको देखकर मुस्कुराई थी। बस 2 दिन में मामू जान आ रहे हैं, फिर फंक्शन शुरू हो जाने हैं और ठीक 8 दिन बाद रुखसती। 8 दिन? बस इतने कम दिन? मेरा रिजल्ट तो आने का वेट कर लेते हैं आप लोग। रुबाब हैरान हुई थी। अब रिजल्ट में तो काफ़ी देर है, अब रिजल्ट तुम अपने ससुराल ही देख लेना। वैसे भी इनको मामू जान ने पहले ही बहुत पेंडिंग में रखा हुआ है, अब वो देर नहीं करना चाहते हैं। ओफ आपू चुप करें, मुझे टेंशन होती है शादी का सोच सोच कर ही। नए घर में एडजस्ट कैसे करूँगी अल्लाह। रुबाब सर हाथों में थामे हुए बैठ गई थी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। मुझे तो आंटी भी बहुत ही स्वीट लगी। मरियम मुस्कुराते हुए बोली थी। अच्छा, और आंटी का बेटा वो कैसा है? अच्छा दिखता है? कोई पिक्चर विक्चर है आपके पास? रुबाब एक्साइटेड होते हुए बोली थी। ये बता रही हूँ कि हैंडसम बहुत है देखने में, और पिक्चर तो मेरे पास कोई नहीं, हुमानी के फ़ोन में देखा था। मरियम ने आँख मारते हुए कहा था। अच्छा पक्का ना? ऐसा ना हो कि फराज भाई जैसे हो, गपलू से टमी निकली हुई, बड़ी सी मूछें और बस साइड थोड़े से बाल, बाकी गंजे। रुबाब ने टेंशन में आकर कहा था और मरियम के शौहर का मजाक उड़ाया था। शर्म कर लो रुबाब थोड़ी सी। मरियम को अपने शौहर का मजाक बर्दाश्त ही नहीं हुआ था। अरे हाय, मोहतरमा गुस्सा हो रही हैं, उनके शौहर को कुछ ना बोला जाए। रुबाब शरारत से उसको छुड़ाते हुए बोली थी। तुम्हें भी लगेगा बुरा एक दिन जब कोई तुम्हारे शौहर का मजाक उड़ाएगा, देखना बेटा। मरियम उसके सर पर चपत रसीद करते हुए बोली थी। अच्छा वैसे नाम क्या है उनका? शान मलिक। ओह, तो स्नो वाइट की ज़िंदगी में उसका प्रिंस आने वाला है, शान मलिक। नाम तो काफ़ी सोबर है। अल्लाह करे दिखने में भी अच्छा हो, बिल्कुल हीरो जैसा, वरना ऐसा ना हो कि वो बदतमीज़ सफ़िया और सनम मेरा मजाक बनाना शुरू कर दें। इज़्ज़त का सवाल है भाई। पर प्रिंस क्या वाकई में होते हैं? रुबाब सीढ़ियों पर बैठी हुई अपने दुपट्टे के साथ खेलते हुए सोचे जा रही थी। इसी दौरान नादिर सीढ़ियों से भागता हुआ आया और रुबाब का हाथ कुचलता हुआ चला गया था। आह, रुबाब कर रही थी। नादिर ने एक शैतानी मुस्कुराहट उछाली थी। अंधे हो, देख नहीं सकते? ओह सॉरी, तुम तो वाकई ही अंधे हो, चश्मिश कहीं के। रुबाब गुस्से से बोली थी और अपना हाथ सहलाया था। सफ़ेद हाथों पर लाल निशान पड़ चुका था। छिपकली, अपने लेम जोक्स मारना बंद कर दो, कोई नहीं सुनने वाला है। नादिर अपना बॉल हाथों में घुमाता हुआ बोला था। तुमसे किसी ने पूछा नहीं है, शैतान कहीं के, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़र से, वरना ऐसा मारूंगी कि सारी उम्र इन सीढ़ियों पर से उतरने चढ़ने के लायक नहीं रहोगा तू। रुबाब पूरी लाल पड़ चुकी थी गुस्से से। नादिर ने उसको बॉल दे मारी जो कि रुबाब के सर पर लगी थी और हंसता हुआ वहाँ से निकल गया था। रुबाब अपने सर पर हाथ रखती हुई उठकर उसको अच्छी वाली सुनाने जा रही थी, पर दरवाजे पर खड़े हमीद साहब को देखकर चुप हो गई थी, जो नादिर की हरकत देख चुके थे और अब उसी को घूर रहे थे। मामू जान कैसे हैं आप? रुबाब दौड़कर उनके गले लगी थी। मैं तो ठीक हूँ, पर शायद नादिर का दिमाग ठीक नहीं है। क्या हरकत थी ये नादिर?
हमीद नादिर से बोले थे, जो सर झुकाए हुए खड़ा था। रुबाब ने नादिर की शामत आती देखी तो एक शैतानी तरकीब उसको सूझी थी। मामू, मैंने तो बस इसको कहा था मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, तो ये नाराज हो गया कि 5 वाली नहीं 10 वाली दो, और बॉल मेरे सर पर दे मारी। अभी भी दर्द हो रहा है मामू जान, रुबाब अपने सर अपने हाथों में रखती मासूमियत से बोली थी। नादिर तो हैरान होकर उसको देख रहा था, जिसने बड़ी सफाई से सारा इल्ज़ाम उसी पर डाल दिया था। अब्बू, ये झूठ बोल रही है, कितनी झूठी हो तुम, नादिर सख्ते से बोला था। खामोश हो जाओ नादिर, मैंने देखा है कैसे तुमने इस बच्ची के सर पर बॉल मारी थी, और तुमसे बड़ी है ये, इससे आप कहकर मुखातिब किया करो, आई समझ। आइंदा मुझे तुमसे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हमीद उसको डांट कर रुबाब के सर पर हाथ रखे वहां से निकल गया था। अच्छा सबक सिखाया है ना, ये सज़ा मेरे हाथ को चलने की थी, और जो तुमने मेरे सर पर बॉल मारी है ना, उसका बदला भी बाकी है। रुबाब उसको जबान दिखाती हुई वहां से उछल उछल कर चली गई थी। फारिया बाजी सही कहती हैं, छिपकली है ये, चिपको और तंग करने वाली। जंग अभी जारी है। नादिर भी खुद से बड़बड़ाया था। रुबाब सुबह सुबह लॉन में टी पिंक रंग के शलवार सूट में मलबूस लंबी चुटियां बनाए हुए नादिर से बहस करने में लगी हुई थी। तुमने अब अगर मुझे चिपकली कहा ना, तो खोटे सिक्के नाली में फेंक दूंगी तुम्हें, और तुम जानते हो ना, तुम वहां से मिलोगे भी नहीं। रुबाब नादिर का कान खींचते हुए बोली थी। नादिर ने अपने पैरों में पड़ा हुआ फुटबॉल उठाकर उसको जोरदार किक मारी, और बॉल रुबाब के घुटनों में जा लगा था। खोटे सिक्के, रुबाब उसका कान छोड़कर अपना घुटना सहलाने लगी थी, और उसके पीछे दौड़ती हुई उससे पहले बाहर का दरवाज़ा बजा। बाद में सबक सिखाती हूँ इसको। वो दुपट्टा गले में ठीक करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसको एक मगरूर शख्स खड़ा दिखाई दिया था। एक गंदमी रंगत वाला हट्टा कट्टा लंबे कद का मालिक, हल्की सी शेव, तरतीब से बने हुए बाल और आंखों पे सन ग्लासेस लगाया हुआ। वो ट्रैक सूट में था। हाय कितना हैंडसम है, बिल्कुल मेरे ख्वाबों के प्रिंस जैसा, रुबाब ने उसको देखते ही सोचा था। हट कमीनी, क्या सोचे जा रही है, अब रिश्ता हो गया तुम्हारा। रुबाब ने अपनी सोचों को झटका दिया था। वो लड़का दरवाज़ा खुलते ही अंदर की तरफ घुसा था, और उसके पीछे 2-3 आदमी टोकरियों में कुछ सामान लिए हुए अंदर दाखिल हुए थे। रुकिए रुकिए, कौन है आप, और ऐसे कैसे घर में घुसे आए हैं, और ये टोकरे क्यों लेकर आए हैं, इनमें कोई बम तो नहीं छुपाया हुआ है क्या? तुम किडनैपर हो? किसको किडनैप करने आए हो? रुबाब रवानगी से हैरान होते हुए बोली थी कि जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। वो शख्स अंदर घुस आया था। फिर रुबाब जो अंदाजे लगा सकती थी उसने लगाए थे, जबकि अंदाजे सभी बेवकूफ़ाना थे। मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, वो शख्स अपने ग्लासेस उतारता हुआ इत्मीनान से बोला था। रुबाब ने उसकी आंखें देखी, गहरी, काली और संजीदा। तो क्या कोई चोर हो? वैसे लगते तो नहीं कि तुम्हारी चोरी करने की सूरत है, अच्छे ख़ानदान के लगते हो। रुबाब उसका हुलिया देखते हुए बोली थी। एक नाम नोट करो, वो शख्स बिना रुबाब की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोला था, और अपना एक एयरफोन कान से निकाला। है क्या मतलब? रुबाब हैरान हुई थी। अजीज मीम एक माहिर न्यूरोलॉजिस्ट है, उसे अपने दिमाग का इलाज करवा लेना। वो आराम से कह कर तीखे तेवर लिए वहां से निकल गया था, और रुबाब मुंह खोले उस मगरूर से शख्स को देखे गई थी जो इतनी बदतमीजी करके गया था। देखने में ही प्रिंस था ये तो, बाकी अंदर से पूरा विलन। रुबाब उकताहट से बोली। आप लोग कौन है और यहाँ कैसे? रुबाब ने उसके आदमियों को जाता हुआ देखा तो पूछ बैठी थी, जो इस शख्स से पीछे बाहर निकले थे। जी ये हमीद साहब का घर है ना, हम मिठाई लाए हैं बेगम साहिबा के कहने पर। वो आदमी कहकर चला गया था, शायद वो सभी बहुत जल्दी में थे। अच्छा, मामू जान के होंगे कोई दोस्त, हमेशा ही मिठाइयाँ भेजते रहते हैं, लेकिन इस तरह तो कभी नहीं कि लोग टोकरी लेकर अंदर आए बिना इजाज़त से, वो भी। खैर मेरा क्या, कोई होगी अमीर पार्टी। वो कंधे उचकाती हुई वहाँ से चली गई थी। वो टहलते टहलते लॉन्च में आ गई तो वहाँ उसको फारिया और नादिर मिठाइयों पर टूटे हुए नजर आए थे। नादिर तुम मत खाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भी खाना शायद फारिया बाजी को ही लग जाता है। रुबाब वहाँ से कहकर भाग गई थी, और दोनों भाई बहन पेचोताब खाते रह गए थे। रुबाब की आज मेहंदी हो गई थी, और वो कमरे में बैठी अपनी मेहंदी सुखा रही थी, जो कि बाहों तक भरी हुई थी, और अपने हाथों को खूबसूरत डिज़ाइंस देख रही थी। शायद उसने मेहंदी तकरीब 10 साल बाद लगाई थी। उसको रुखसार किसी भी किस्म का फैशन वगैरह नहीं करने देती थी, ना मेहंदी, ना हेयर कटिंग, ना कोई मेकअप वगैरह, इसीलिए कि वो जानती थी कि रुबाब खूबसूरत है, और अगर वो सज धज के घूमती तो उसकी बेटी फारिया को कौन देखेगा, जो हर वक्त टिप टॉप तैयार हुआ रहा करती थी। स्नो वाइट अब बस कुछ ही दिन है इस घर के मेहमान हैं। स्नो वाइट याद करेगी इस घर को, यहाँ तक कि नादिर और इस बुलडोज़र को भी।
कहानी के विलन्स को कौन भूल सकता है भला। पर स्नो वाइट की ज़िंदगी बहुत अनरोमांटिक है। उसने अभी अपने हमसफ़र प्रिंस को देखा ही नहीं है। उफ स्नो वाइट, तुम्हारी नादिर जैसी खोटी किस्मत। वो अपनी मेहंदी को देखते हुए सोच रही थी। नादिर और फारिया किसी शैतानी इरादे से उसके कमरे में आए थे। रुबाब ने उनकी आमद पर उन दोनों को देखा, जिनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट छाई हुई थी। रुबाब को दाल में कुछ काला लगा। मेहंदी तो अच्छी है रुबाब, फारिया उसके पास बैठी हुई मेहंदी को देखते हुए बोली थी। पता है मुझे, रुबाब उसको देखते हुए बोली थी। वो समझती थी कि वो हरगिज़ उसकी तारीफ करने या किसी नेक इरादे से नहीं आए थे। अच्छा, शान भाई का नाम लिखा है, दिखाओ। फारिया उसकी भरी भरी मेहंदी में कुछ तलाश करती हुई बोली थी। हाँ है ना, ये देखें, इस बेल के सामने। रुबाब शान का नाम सुनते एक्साइटेड होते हुए बोली थी और उसको अपनी मेहंदी में शान का नाम दिखाया था। अरे नादिर देखो, शान भाई का नाम भी है। फारिया के कहने पर नादिर ने भी मेहंदी में देखा था और नादिर मेहंदी देख रहा था तो फारिया ने जानबूझकर उसको धक्का दिया, जो पहले से ही सोच आए थे। और रुबाब ने उन दोनों का इरादा समझकर हाथ जल्दी से पीछे कर लिया था। फिर भी उसकी मेहंदी में साइड का एक फूल खराब हो गया था। रुबाब की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो दोनों अपना काम करके वहाँ से निकल दिए। ये क्या किया मामू जान, वो चिल्लाती हुई उनके पीछे आई थी और हमीद को आवाज़ लगाने लगी। वो उसकी चिल्लाती आवाज़ सुनकर जल्दी से अपने कमरे से बाहर आए। क्या हुआ रुबाब, सब ठीक है ना? हमीद परेशानी से बोले थे। मामू जान, फारिया बाजी और नादिर ने मेरी मेहंदी ख़राब कर दी है, वो भी जानबूझकर। देखें, वो अपनी मेहंदी को दिखाते हुए बोली थी। और अब नादिर और फारिया की शामत आनी थी। हमीद नादिर और फारिया को सुनाए जा रहे थे और रुबाब बड़े मज़े से दोनों की इज्जत अफजाई होती हुई देख रही थी। रुखसार ने मन ही मन सोच लिया कि कल का सारा काम रुबाब से करवाएगी। रुबाब दुल्हन बनी हुई बैठी थी और सिर्फ रोए जा रही थी। हाय मेरी किस्मत, इतनी आम सी शादी हुई है मेरी, कहानी में कोई ट्विस्ट ही नहीं आया। क्या मज़ा है ऐसी आम सी शादी का, ये तो हर किसी की होती है। रुबाब बच्चों की तरह रोई जा रही थी और मरियम परेशानी से कब से उसको समझा रही थी कि जब के पास बैठी फारिया मुसलसल हंसे जा रही थी और उसका मजाक बना रही थी। तो तुम कौन सी खास हो जो शादी भी खास हो तुम्हारी? आम सी लड़की हो, आम से ही शादी होगी। बदकिस्मती पर शौहर हैंडसम मिल गया है तुम्हें। बदकिस्मती से शौहर हैंडसम मिल गया है तुम्हें बस। फारिया ने फिर से उसका मजाक बनाया था। आप तो चुप ही करो बुलडोज़र, अल्लाह करे आपको तो शौहर भी हो जो कूजा मिले। रुबाब उस पर चिल्लाई थी। बाहर में जाओ, मैं तो चली डांस करने। फारिया मज़े से लेती हुई उठकर खड़ी हुई थी। ख्याल से कहीं स्टेज न तोड़ देना। रुबाब ने ही इसी तरह रोते हुए उसको ना बख्शा। सफ़िया सनम, उसको संभालो, मैं मेहमान को देखकर आई। मरियम वहाँ से उठकर चली गई थी। चल रुबाब, अब रोना बंद कर, आज तो तेरा खुशी का दिन है यार, सनम ने शरारत से कहा था। खुशी का दिन? हाय कैसी खुशी, कोई ड्रामेटिक टाइप की शादी होती तो रहती। ये कैसी शादी हुई है? शादी से पहले कोई रोमांस ही नहीं, ना ही होने वाले का मुंह देखा है, पता नहीं कैसा दिखता होगा कमबख्त। रुबाब ने अपना सर पीटा था। अभी रोमांस तो शादी के बाद ही शुरू होना है। सफ़िया के कहते ही सफ़िया और सनम ने ताली मारी थी और हंसने लगी। नाली में जा गिरो तुम लोग। रुबाब अब उन पर लानत भेजती हुई अपना शरारत संभालती उठी थी। कमीनियों, लाइनर बिगड़ गया है, वो ठीक कर लो, किसी तो काम आ जाए। लाइनर बिगड़ गया है, वो ठीक कर दो, किसी तो काम आ जाया करो। रुबाब खुद को आईने में देखती हुई उन दोनों से बोली थी। रुबाब रुखसत होकर अपने ससुराल में बैठी थी। घर काफ़ी बड़ा था शान का और इस घर में लोग भी कम ही थे, बस उसकी 2 बहनें, एक माँ और 2-3 मुलाजमा। शान के वालिद 8 महीने पहले वफात पा चुके थे, इसीलिए अब शान ही सारे घर का सरबराह था। रुबाब इन सब के दरमियान अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। सिर्फ नूरीन बेगम, ताहिरा और आयशा ही वहाँ मौजूद थी और शान मलिक था कि अभी तक जाहिर ही नहीं था। रुबाब को अभी तक अपने शौहर का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ था। बेटा तुम आराम करो अपने कमरे में, थक गई होगी ना, नूरीन बेगम रुबाब को बोली थी, जो शुरू से ही उससे काफ़ी शफकत से पेश आ रही थी। अब उनको क्यों थकना है भला, सारे फंक्शन में बस बैठी ही तो रही हैं। आयशा ने अपनी आदत से मजबूर उस पर तंज किया था। आयशा आज तो खामोश हो जाओ और मैं आती हूँ, शान को फ़ोन करो ज़रा, कहाँ रह गया है पता नहीं। नूरीन उसको डांटती हुई वहाँ से चली गई थी शान को फ़ोन मिलाने। स्नो वाइट की एक फारिया से जान छूटी तो दूसरी पल्ले पड़ गई। रुबाब ने आयशा को देखते हुए सोचा था, शान भाई तो पता नहीं कहाँ गायब है, अभी तक नहीं आए, शायद आने का दिन ही नहीं कर रहा है उनका। आयशा ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक और तंज उछाला था। आयशा, ये तंज करना छोड़ दो, शान भाई अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ होंगे, आते ही होंगे बस। ताहिरा आयशा को डांटती हुई बोली थी। वो आयशा के बरअक्स काफ़ी सुलझी हुई थी और रुबाब वो तो बस सर झुकाए हुए उन दोनों की बातें सुन रही थी।
वैसे शान भाई की मर्जी के खिलाफ हुई है ये शादी, इसीलिए ज़्यादा नखरे उठाने के मत सोचना, गुस्से का काफ़ी तेज़ है भाई। आयशा ने मुस्कुराते हुए जहर उगला था। रुबाब ने उसकी तरफ हैरत से देखा और फिर ताहिरा को देखा था। आंखों में सवाल थे कि क्या वाकई ये सच है। मर्जी के खिलाफ होती तो वो शादी ही क्यों करते। बस अरेंज मैरिज है और अरेंज मैरिज तो ऐसी ही होती हैं, तुम टेंशन ना लो रुबाब। ताहिरा ने उसको प्यार से समझाया था। वो रुबाब को बिल्कुल मरियम की तरह लगी थी। वैसे भी शादी कौन सा मेरी भी मर्जी से हुई है, कहाँ मैं लव मैरिज के ख्वाब देखती थी, पर स्नो वाइट के पल्ले पड़ गई है अरेंज मैरिज। रुबाब ने मन ही मन सोचा था। रुबाब अपने कमरे में बैठी थी। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब शान नहीं आया तो वो टीवी खोलकर बैठ गई थी और वहाँ पर कार्टून चैनल लगा लिया था और बड़े शौक से देखने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद शान आया और कमरे में आते ही उसने अपनी बीवी को दुल्हन के जोड़े में कार्टून देखते हुए पाया था। उसका तो दिमाग ही चकरा कर रह गया। कमरे में सिर्फ टीवी ही की रोशनी थी और रुबाब के पुश्त शान की तरफ थी। वो ठीक तरह से उसका चेहरा नहीं देख पाया था अभी तक। शान ने उसको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए सारी लाइट्स ऑन की कमरे की। रुबाब ने चेहरा मोड़कर उसको देखा था और जैसे ही दोनों की नज़रें आपस में टकराई थीं, तुम दोनों एक साथ बोले थे, मेरा मतलब आप। रुबाब ने अपनी ही तसी की थी और शान को देखा जो तीखे तेवर लिए उसे देख रहा था। वही गंदमी रंगत, काले घने बाल, हल्की सी शेव और गोल्डन कुर्ता। प्रिंस, ये तो वही है जो स्नो वाइट को पसंद आए थे, मतलब यही है स्नो वाइट के प्रिंस। वाह, रुबाब ने मन ही मन सोचा था। ये वही था जो उस दिन गेट पर आया था और बिना इजाज़त अंदर भी घुस आया था और अपने आदमियों के साथ मिठाई लेकर। वो दोनों ही एक दूसरे को पहचान गए थे, पर रुबाब के चेहरे पर खुशी तो शान के चेहरे पर उकताहट थी। तुम रुबाब हो? शान ने हैरत से सवाल किया था। आप शान हो? रुबाब ने खुशी और हैरत से पूछा था। मेरी शादी तुम सरफिरी से हुई है? या अल्लाह, कहाँ फंस गया? शान ने खुद से बड़बड़ा कर कहा था। शान ने खुद से बड़बड़ाया और बेड की दूसरी साइड पर आकर बैठ गया था। अप्पू ने कहा था कि दूल्हे के सामने शर्माना और ज़्यादा बात ना करना। रुबाब को मरियम की बात याद आई थी। वो सीधी होकर बेड पर बैठी दुल्हनों की तरह और शर्माने की कोशिश करने लगी थी। शान ने उसको अजीब सी नज़रों से देखा था, जो कि पहले बड़े मज़े से बैठी हुई थी, अब अचानक ही दुल्हन की तरह बैठ गई थी और आंखें नीचे किए मुस्कुरा कर शर्माने भी लगी थी। तुम्हारे दिमाग का स्विच वाकई अड़ा हुआ है क्या? शान ने उसको एक नज़र देकर कहा था और अपनी वॉच उतारकर टेबल पर रख दी थी। आप कहना चाहते हैं कि मैं पागल हूँ? रुबाब ने गुस्से से कहा था। शान ने पहले टीवी की तरफ देखा जहाँ कार्टून चल रहे थे और बाद में रुबाब को देखा था। नहीं, पागल भी बहुत छोटा लफ्ज़ है, शान ने तेवरी चढ़ाकर कहा था। कंट्रोल रुबाब, कंट्रोल। उसने इनसे नहीं लड़ना है तुम्हें। रुबाब ने अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहा था। शान बेड पर उसके थोड़ा सामने होकर बैठा था। रुके रुके, मैं घूंघट करूं फिर आप उसको उठाना। मैं उन्हें देखा है ड्रामों में ऐसा होता है। रुबाब ने जल्दी से कहकर घूंघट कर लिया था। तुम्हारे मामू और मुमानी पर केस करना चाहिए मुझे, शान ने उकता कर कहा था और बेड से उठ गया। हैं, क्या मतलब? रुबाब ने अपने घूंघट से उठाकर देखा था। बच्चों की शादी नहीं करवानी चाहिए, शान ये कहता हुआ वहाँ से उठा था। मैं बच्ची हूँ, आपका मतलब? रुबाब ने अपना घूंघट उठाकर शान को देखते हुए कहा था, जो अलमारी से कपड़े निकाल रहा था। एक बार में सुनाई नहीं देता जो बार बार मतलब भी पूछती हो, शान उकताहट से बोला था। रुबाब उसको गुस्से से घूरने लगी। ये लो मुँह दिखाई। शान ने एक डिब्बी उसकी तरफ उछाली थी और वॉशरूम में घुस गया था। ऐसे देते हैं मुँह दिखाई? शर्म नाम की कोई चीज़ भी है कि नहीं? रुबाब इस डिब्बी को खोलते हुए दांत पीसते हुए बोली थी। स्नो वाइट के लिए सोने की अंगूठी डायमंड की होनी चाहिए थी ना, वो परशमिर्दगी से बोली थी। घूंघट तो उठा लेते, इतना प्यार से तैयार किया था, खड़ूस। रुबाब ने तंग आकर अपना दुपट्टा ही उतार कर रख दिया था। रात का पता नहीं कौन सा पहर था जब शान की आंख खुली किसी के ज़ोरदार खर्राटों की आवाज़ से। शान ने मुड़कर देखा तो रुबाब बड़े मज़े से सोई हुई खर्राटे मार रही थी। खर्राटे लेना बंद करो, मुझे नींद नहीं आ रही, शान ने उसको झंझोड़ते हुए कहा था। जी क्या हुआ? स्नो वाइट ने कुछ नहीं किया। रुबाब बौखलाकर उठी थी। अपनी कार्टूनी दुनिया से बाहर निकलो और ये खर्राटे अब लिए ना तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगा। अब खर्राटे आ रहे हैं तो रोक तो नहीं सकती ना इनको, रुबाब सीबी से बोली थी। रोकना पड़ेगा अब, आई समझ? शान ये कहता हुआ वापस से सो गया था। रुबाब सोचती रही कि कैसे खर्राटे रोके जा सकते हैं। जब कोई तरकीब उसको नहीं सूझी तो लापरवाही से कंधे झुकाकर सो गई थी और रात भर शान को अपने कानों पर तकिया रखकर ही सोना पड़ा था। उठो उठो, शान कब से उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो मोहतरमा काफ़ी गहरी नींद में थी। शान को नूरीन बेगम ने कहा था कि रुबाब को उठाकर लाए।
क्या है? रुबाब खफकी से बोली थी। आंखें अभी तक उसने नहीं खोली थी। घोड़े बेचकर सोई हो क्या तुम? उठो जल्दी से, मम्मी बुला रही हैं तुम्हें। शान ने उसको जोर से झुंझोड़ा, जो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो डायन भी नहीं है यहाँ, अब क्यों स्नो वाइट को तंग कर रहे हो आप? रुबाब ये कहकर कंबल सर तक ओढ़कर फिर से सो गई थी। डायन? स्नो वाइट? शान को उसकी बातें समझ ही नहीं आई थी। शान ने उसको 2 मिनट तक देखा और फिर साइड टेबल पर पड़ा हुआ एक जग देखा, जो कि ठंडे से पानी भरा हुआ था। शान ने वो उठाकर सारा पानी रुबाब पर उंडेल दिया। रुबाब बौखलाकर उठी। एसी की ठंडक में वो ठंडा पानी वो बिल्कुल कांप गई। ये क्या किया? ऐसे कोई उठाता है क्या भला? नॉर्मल तरीके से नहीं उठा सकते थे? उफ, सर्दी हो रही है, रुबाब ने गुस्से में आकर कहा था। नॉर्मल इंसानों को ही नॉर्मल तरीके से उठाया जाता है, शान भी कड़े तेवरियों के साथ बोला था। रुबाब ने उसको घूरा और घूरती ही गई। ये घूर किसको रही हो तुम? शान ने सख्त लहजे में कहा था। उसको तो आज तक किसी ने इस तरह नहीं घूरा था जिस तरह आज रुबाब घूर रही थी। यहाँ पर जो सारी फौज खड़ी है ना, उसको घूर रही हूँ। रुबाब ने इसी तरह उसको घूरते हुए कहा था। शान ने भी उसको घूरा था। जाहिर है कमरे में आप ही खड़े हैं, आपको ही घूर रही थी मैं। रुबाब भी तेज आवाज में बोली थी। चिल्लाओ मत मेरे सामने, कैची की तरह जो ये जबान चलाती हो ना, काट कर फेंक दूंगा। शान ने उसको उंगली उठाकर वार्न किया था। रुबाब अब थोड़ी सहम गई थी, पर फिर भी चेहरे पर जबरदस्ती गुस्सा लाने की कोशिश करने लगी। वो अपना डर उसके सामने जाहिर नहीं करने देना चाहती थी। शराफत से उठो यहाँ से, जाओ और तैयार होकर नीचे आओ, और हाँ, अपनी बेकार खोपड़ी से ये बात निकाल मत देना। शान कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। हाँ, सब स्नो वाइट पर ही अपना जोर चलाओ। बेचारी स्नो वाइट बच्ची है ना, कि सब उस पर गुस्सा करें। अल्लाह के इस खड़ूस में फंसा दिया बेचारी स्नो वाइट को। काश मैं किसी जंगल में खो जाऊं और कुछ बौने मुझे उठाकर ले जाएं और बिल्कुल स्नो वाइट की तरह मेरी खिदमत करें। रुबाब रोती हुई शक्ल बनाती खुद से बड़बड़ाई थी। वो नीचे आई और सबको सलाम करती हुई टेबल पर शान की कुर्सी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। रुबाब ने टेबल पर सजने लवाजमात पर नज़र घुमाई, जहाँ काफ़ी सारे डिशेस बनी हुई थी। क्या कोई मेहमान आ रहा है? रुबाब ने इन डिशेस को देखकर कहा था। नहीं बेटा, नूरीन बेगम मुस्कुराती हुई बोली थी। तो क्या किसी शादी से खाना आया है क्या? रुबाब के कहते ही आयशा जोर से हंस पड़ी थी। रुबाब की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने कभी अपनी टेबल पर इतनी डिशेस नहीं देखी थी शायद। आयशा ने उसकी मजाक बनाई। आयशा, मैं दोबारा तुम्हें ऐसे किसी मजाक उड़ाता हुआ नहीं देखूं, शान ने उससे सख्त लहजे में बावर करवा दिया था। आयशा उसकी बात सुनकर सर झुकाए हुए खाने में मसरूफ़ हो गई। शैतान बुलडोज़र की शागिर्द। रुबाब मुंह बना गई थी और शान को देखा था, जो सबसे बेखबर खाने के साथ इंसाफ कर रहा था। खड़ूस थोड़ा सा अच्छा भी है वैसे, पर क्या ही था कि अगर बोल लेता मेरी बीवी से इस तरह बात ना करो, पर नहीं, दिमाग 7वें आसमान पर है ना इनका। रुबाब ने उसको देखकर सोचा था। शान ने उसको घूरने पर एक और तीखी नज़र उस पर डाली तो वो खाने की तरफ मुतवज्जा हुई थी। रुबाब ने शान को लॉन में देखा, जो किसी से फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ था। रुबाब के दिमाग में एक शैतानी आई। सुबह मुझ पर पानी फेंका था ना, अब बताती हूँ इनको। रुबाब चल कर किचन में आई और वहाँ से तेल उठाकर सीढ़ियों पर लगा दिया। तेल किचन में रख कर वो सोफे पर बैठ गई थी और कोई बुक उठा ली। अब तो बस शान के आने का इंतज़ार था। शान मोबाइल में देखता हुआ आ रहा था। रुबाब को तो बस इंतज़ार था कि वो मंजर देखने का, जब शान फिसल कर वहाँ से गिरता। इसी दौरान आयशा मोबाइल पर बात करती हुई दौड़ती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। रुबाब ने उसको रोकना चाहा। अम्मी, इतनी देर में वो सीढ़ियों पर ही बुरी तरह से गिरी हुई थी। शान ने रुबाब की तरफ देखा, जो उल्टा बुक पकड़े आयशा को ही देख रही थी। शान समझ गया कि यह हरकत इस सरफिरी की ही होगी। वो आयशा की तरफ बढ़ा। रुबाब भी उसकी तरफ भागी थी और आयशा की परवाह किए बिना जल्दी से उसका मोबाइल उठाकर उसको दिया था। ये लो। शान और आयशा ने उसको ना समझने वाली नज़रों से देखा था, जो आयशा का मोबाइल पकड़े उसको दे रही थी। मैंने सुना है और देखा भी है कि अगर आज के दौर में कोई इंसान गिर जाए तो ज़्यादा परवाह उसकी नहीं बल्कि उसके मोबाइल की जाती है, और इस इंसान को भी खुद से ज़्यादा अपने मोबाइल की परवाह होती है। रुबाब ने वजाहत दी थी। शान ने उसकी तरफ गुस्से से देखा था। उफ, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। ये कहाँ गई छुन्नो मुलाजिमा? और ज़रूर उसने किया होगा ये सब। आयशा का शक मुलाजमा पर गया था। रुबाब को उसकी ये हालत देखकर हंसी तो बहुत आई, पर वो दबा गई। चलो, ऊपर वाला भी जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। खड़ूस ना सही तो ये बुलडोज़र की शागिर्द ही सही, रुबाब ने मन ही मन कहा था और कमरे से निकल गई थी। शान भी उसके पीछे निकला। ये सब तुमने किया था ना? शान ने उसके बाजू दबोच कर कहा था। अल्लाह अल्लाह, मैं क्यों करने लगी ऐसा? रुबाब ने हैरान होने की एक्टिंग की थी, क्योंकि ये काम सिर्फ
एक उल्टे दिमाग वाला इंसान ही कर सकता है और वो इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो। शान ने चिढ़कर कहा। आपको बड़ा पता है दुनिया का, जैसे सारी दुनिया देख कर आए हो। रुबाब ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा था। देखो लड़की, मेरे सामने ज़ुबान चलाना बंद करो, मैं बता रहा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। शान ने उसको वार्न किया था। अच्छा। रुबाब अपना बाजू छुड़वाते हुए वहाँ से निकल गई थी। शान कमरे में आया तो इसी तरह रुबाब को टीवी के सामने बैठा हुआ देखा था और टीवी पर कार्टून ही चल रहे थे। उसकी आमद पर रुबाब ने मुड़कर उसको देखा था और टीवी म्यूट पर लगा दिया था। उसके साथ सोफे पर बैठ गई। शान जो कि अपना लैपटॉप खोले कुछ काम कर रहा था, रुबाब को मुसलसल खुद पर नज़र जमाते हुए देखा तो लैपटॉप से नज़रें हटाकर रुबाब को देखा था, जो उसी को देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या है अब? शान ने उकताहट से कहा था। वो पिक्चर्स आपकी। रुबाब ने एक तरफ की उस पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछा था, जिसमें वो अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। हाँ, यूनिवर्सिटी के वक्त की हैं। शान ने कहते ही फिर से अपने लैपटॉप पर नज़रें मरकूज़ कर ली थी। यूनिवर्सिटी? आप यूनिवर्सिटी जाते थे? कितने मज़े होते हैं ना वहाँ, अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें, ये बड़े बड़े गार्डन, बड़ी क्लासरूम्स, हल्ले गुल्ले। आपने भी बहुत मज़े किए होंगे। रुबाब ने चहकते हुए पूछा था। ऐसा कुछ नहीं होता और मैं मज़े करने नहीं पढ़ने जाता था। शान इसी तरह संजीदगी से बोला था। आप मेरा भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देना, मुझे बहुत शौक़ है आगे पढ़ने का। रुबाब ने उसके सामने अपनी फरमाइश जाहिर की थी। शान ने हैरान होते हुए उसको घूरा था। रुबाब इसके इस तरह घूरने पर सोचने लगी कि उसने ऐसा भी कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तुम्हें जितना शौक़ है ना पढ़ने का, मैं हमीद अंकल से सुन चुका हूँ, इसीलिए मेरे सामने फिजूल बातें मत करो। अब शान के सख्त लहजे में कहा और वापस लैपटॉप पर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगा था। पर उठो यहाँ से और मेरे लिए चाय बना कर ले आओ जल्दी। बातों में सारा वक्त बर्बाद मत किया करो, ना अपना न मेरा। शान के इस तरह कहने पर वो पैर पटकती हुई वहाँ से निकल गई थी। बड़ा कोई मालिक मुल्क संभालना है ना इनको, जो वक्त बर्बाद होता है बातों से इनका। उफ, स्नो वाइट को प्रिंस तो मिल गया पर काफ़ी ज़्यादा खड़ूस प्रिंस मिला है। शान कब से सोने की कोशिश कर रहा था पर वो थी कि टीवी खोले रात के 2 बजे मॉर्निंग शो रिपीट में देख रही थी। ये टीवी बंद करो, मैं कह रहा हूँ। शान गुस्से में आकर बोला था। लाइट्स ऑफ हैं, आप सो जाए ना। रुबाब ने लापरवाही से कहा। मुझे नींद नहीं आ रही है इस टीवी की आवाज़ में। शान उठकर बैठ गया था। थोड़ा कम कर देती हूँ ना। रुबाब ने थोड़ा वॉल्यूम कम कर दिया। इस वक्त रात को मॉर्निंग शो कौन देखता है? शान बुरी तरह से उकताया था। मैं देखती हूँ ना, और रात को रिपीट चलता है, जाहिर है लोग देखते ही होंगे। रुबाब अब टीवी से नज़रें हटाए हुए उसको देखकर बोली थी। अब शान की बाजार से बाहर हो चुका था। वो उठा और टीवी का स्विच निकाल दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया था। बहुत बुरे हैं आप, रुबाब उकताकर बोली थी। रुबाब जूस पीती पीती लॉन में टहल रही थी। जब जूस का डब्बा खाली हुआ तो उसके मुड़े हुए कोनों को खोलकर जूस के डिब्बे को फैलाकर ज़मीन पर रखा था। शान जॉगिंग से लौटा था और अपना प्रोटीन शेक लबों से लगाता हुआ आ रहा था। न शान को रुबाब की मौजूदगी का इल्म न था रुबाब की शान की मौजूदगी का। रुबाब ने जूस के डब्बे पर ज़ोर से पाँव मारा। पटाख! डब्बे की फटने की आवाज़ से शान एकदम से बौखला गया। क्योंकि वो हरकत के लिए तैयार ही नहीं था तो उसके हाथ से उसका प्रोटीन शेक छूटा और ज़मीन पर जा गिरा। उसने रुबाब की तरफ देखा जो हंसती हुई कूदती तालियां बजा रही थी। उसको अपने पटाखे की खुशी थी। शान लंबे लंबे ढक भरता हुआ उसकी तरफ आया। बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें अपना बेकार किए हुए कारनामे पर? शान गुस्से से चिल्लाया था। रुबाब ने उसकी तरफ देखा और नीचे गिरा हुआ प्रोटीन शेक भी। रुबाब दांतों तले जुबान दबा गई। उसको समझ आ गया था कि उसने अनजाने में क्या कर डाला है। अभी सबक सिखाता हूँ, मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रखा है तुमने। शान की पेशानी की रगें तन चुकी थी। वो गुस्से में बोलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा था। अम्मी बचा ले। रुबाब हवा में हाथ उठाते हुए चिल्लाकर भागने लगी थी। शान उसके पीछे दौड़ा था। आज तुम्हें मैं सबक सिखाकर ही रहूँगा। शान उसको आज नहीं छोड़ने वाला था। रुबाब का भागते भागते पैर मुड़ा और वो नीचे जा गिरी। उफ़ अल्लाह! रुबाब चिल्लाई थी। शान अब घुटनों के बल उसके सामने बैठा हुआ था। और करे शैतानियाँ, शान ने गुस्से से उसको देखते हुए कहा था। आपकी बद्दुआ लगी है मुझे, रुबाब ने रोते हुए कहा था। अच्छा हाथ दो अपना, उठो। शान ने उठकर अपनी हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। रुबाब उसकी हमदर्दी पर खुश हुई और खुश होती हुई अपना हाथ उसके हाथ में देकर उठने लगी थी। वो जैसे ही थोड़ा ऊपर को उठी, शान ने उसका हाथ छोड़ा और वो फिर से ज़मीन पर गिरी, जो उसके हाथ के सहारे ही खड़ी होने लगी थी। रुबाब ने पहले उसकी तरफ गुस्से से देखा और फिर अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए खुद ही पर हंस पड़ी। तुम्हें वाकई किसी न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। शान उसको घूरता हुआ निकल गया। इसको आज वाकई में रुबाब नॉर्मल नहीं लगी थी।
और आपको किसी जोकर की ज़रूरत है जो आपको हंसा सके, खड़ूस ना हो तो। रुबाब दांत पीसती हुई बड़बड़ाई थी। रुबाब आज हमीद के घर आई हुई थी शान के साथ। सबसे मिलकर वो बाहर लॉन की तरफ बढ़ी जहां नादिर फुटबॉल से खेल रहा था। उसके किक मारते ही फुटबॉल रुबाब के पैरों में गिरी थी। ए चश्माटो, इधर देखो। रुबाब ने नादिर को फुटबॉल बिल्कुल सर पर दे मारा था। नादिर का चश्मा गिरते गिरते बचा। तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। नादिर ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया था। अबे चल, आया बड़ा सजा दिलवाने वाला। और कौन सजा देगा मुझे अब? वो तुम्हारी डायन माँ। हाँ बच्चे, अब तो तुम्हारे ख्वाबों में ही। रुबाब उसको चढ़ाती हुई तंजिया बोली थी। आपने उनको डायन? मैं अभी अम्मी को बता के आता हूँ। नादिर अपनी बॉल उठाता हुआ वहाँ से चला गया था। अब तो वो रुबाब फारूकी को छू भी नहीं सकती। रुबाब ने नादिर को और चढ़ाया था और उसका चश्मा लेकर पूरे गार्डन में दौड़ने लगी। वो भी उसके पीछे पीछे भागता रहा था। रुबाब की अचानक एक मजबूत जिस्म से टक्कर हुई थी। उसने अपने सर पर हाथ रखा था जैसे किसी चट्टान से टकराई हो और फिर चेहरा ऊपर करके रुबाब ने देखा। अरे खड़ूस आप! रुबाब की आंखें हैरत से खुल गई थीं। शान ने उसको खुद से दूर हटाया था। तुम्हें क्या इधर उधर भागने में मज़ा आता है? शान ने उकताहट भरे लहजे में कहा था। नादिर ने रुबाब से अपना चश्मा छीन लिया। मेरे ग्लासेस! रुबाब ग्लासेस अपने पीछे छुपाती हुई नादिर को घूरने लगी थी। अंकल, इनसे कहें कि मुझे अपने ग्लासेस दे। अंकल? रुबाब उसके अंकल कहने पर हंस पड़ी और शान के घूरते ही चुप हो गई थी। ग्लासेस वापस करो बच्चों को, शान ने रुबाब से कहा था। बच्चा? अल्लाह की पनाह, ये बच्चा नहीं, आफत है, आफत। रुबाब नादिर को सर पे चपत रसीद करते हुए बोली थी। नादिर ने अपना सर सहलाकर मासूम नज़रों से शान को देखा। ओए खोटे सिक्के, ये मासूम शक्लों से इनको रिझाना बंद कर दो। शान, आप इसकी मासूम शक्ल पर मत जाइएगा, ये बहुत ही शातिर है। मुमानी के सामने भी ऐसे ही अपना मासूमियत वाला कार्ड खेलकर डांट पड़वाता है मुझे। रुबाब ने शान को पहले ही आगाह करना चाहा था। तुम्हारी मुझे पता है। चलो अब ग्लासेस वापस करो इसके, शान ने उसकी बात का असर लिए बिना कहा था। लेकिन मैंने कहा वापस करो, शान उसकी बात काट कर सख्ती लहजे में बोला था। रुबाब ने ना चाहते हुए भी चश्मा नादिर को दिया था। वो फताहाना मुस्कुराहट लिए वहाँ से निकल गया। अभी तो मौका था इस खोटे सिक्के को तंग करने का, और ये आ गया खड़ूस अपने धौस जमाने। रुबाब ने उसको घूरते हुए सोचा था। ये घूरना बंद करो मुझे, समझ आया? शान उसके घूरने पर गुस्से से करते चला गया था। उसको सख्त नापसंद था कि कोई उसको इस तरह घूरे। शान, रुबाब, फारिया और नादिर शान की गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। अजीब ही रिवाज हैं तुम्हारे घर के, बिल्कुल तुम्हारी तरह, शान रुबाब के कान में फुसफुसाया था। चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा उकताहट थी। इसमें अजीब क्या है? दामाद पहली दफ़ा बेटी के साथ घर आए तो उसको उसके बहन भाइयों को आइसक्रीम खिलाने ले जाना पड़ता है। कितना प्यारा रिवाज है। रुबाब मुस्कुराते हुए बोली थी। तुम्हारा तो दिमाग ही ख़राब है। शान बोलता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठा था। अबे रुक खोटे सिक्के, आगे मैं बैठूंगी। नादिर आगे का दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि रुबाब ने उसकी शर्ट का गला पकड़ते हुए उसको रोकना चाहा। आगे मैं बैठूंगा, छोड़ो मुझे छिपकली, नादिर ने छोटी सी नाक पर गुस्सा चढ़ाकर बोला था। चल बे, आया बड़ा, एक छप्पड़ मारूंगी ना तेरा गाल लाल कर देने में। मैंने चुप करके पीछे बैठ, रुबाब ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा था। जल्दी बैठ जाओ तुम दोनों, शान ने शीशा नीचे करके उन दोनों को कहा था। आगे मैं बैठूंगा, आप इसको कहें कि पीछे बैठे। नादिर अपनी शर्ट का गला उससे छुड़वाते हुए शान से मुखातिब हुआ था। ये क्यों बैठे आगे? आपकी बीवी मैं हूँ, मैं ही आगे बैठूंगी। रुबाब ने नादिर को पीछे करना चाहा था। मैं बैठूंगा। नादिर भी गाड़ी का दरवाज़ा पकड़ के खड़ा हो गया था। शान बस कोफ्त से उन दोनों को देख रहा था। नादिर तुम बैठ जाओ आगे, रुबाब पीछे जाओ। शान ने जल्दी से उनका मसला हल करना चाहा था। लेकिन शान, मैं क्यों? रुबाब खफा हुई। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे बैठने से, बैठ जाओ रुबाब, बच्चों के साथ बच्ची मत बना करो। शान ने उसको डांटा था तो वो पैर पटकती पीछे की तरफ बैठ गई थी और ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया था। दरवाज़ा तोड़ मत देना शान अंकल की गाड़ी का। नादिर ने पीछे मुंडी मोड़े हुए शैतानी करना चाहा था। तू चुप कर जा, वरना बजाऊंगी ना कान के नीचे। ऐसी 2-3 दिन तक अपना जबड़ा हिलाने के काबिल नहीं रहेगा, रुबाब ने गुंडों वाले अंदाज में अपनाते हुए कहा था। और जहां नादिर मुस्कुराया था वहीं शान हैरान रह गया रुबाब को इस लहजे में बात करता देखकर। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? शान ने हैरत से कहा था। शान भाई, ये तो ऐसे ही बात करती है, आपको आज पता लगा है? फारिया ने जल्दी पर तेल डाला था। बुलडोज़र, अपनी ज़ुबान बंद रखो, आई बड़ी। रुबाब बुरी तरह से तप चुकी थी। हद दर्जा बदतमीज़ हो तुम, बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। फारिया ने उसको शर्मिंदा करना चाहा था। हा, आई बड़े,
बड़े चाहे कितनी भी बदतमीजी से पेश आ जाए। छोटे चुप करके सुने। वाह भाई, ये अच्छा है। और फारिया बाजी, अगर हम छोटों का फ़र्ज़ है बड़ों की इज्जत करना, तो बड़ों का भी चाहिए कि हमें प्यार दें। रुबाब की बात सुनते ही फारिया खामोश होकर खिड़की के बाहर देखने लगी थी। रुबाब, आइंदा मैं तुम्हें गलत लहजे में बात करते हुए ना सुनूं। मुझे नहीं पसंद ऐसे लहजे। शान ने उसको बावर करवाया था। लेकिन शान, आप हमेशा मुझे। अब एक और लफ्ज़ नहीं, मैंने कह दिया ना, तुमने सुन लिया। शान उसकी बात काट कर बोला था। उफ, अब स्नो वाइट 2 विलन्स में फंस चुकी है और प्रिंस भी विलन्स ने अपना जादू चला दिया है, जिसकी वजह से वो उनको काबू में आ गई है और उनकी झांसे में आकर स्नो वाइट से लड़ रहे हैं। स्नो वाइट को जल्दी से इस जादू को तोड़कर निकालना होगा। रुबाब ने शान, नादिर और फारिया को देखते हुए सोचा था। मेरी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मेरा मैंगो। आइसक्रीम पार्लर आते ही फारिया और नादिर ने गाड़ी में बैठे फरमाइश की थी। रुबाब को वो दोनों ही फ्लेवर्स अच्छे लगते थे, पर उन दोनों ने कह दिए थे वो तो ट्विनिंग नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा कौन सा फ्लेवर? शान ने रुबाब से पूछा, जो अपनी सोचों में गुम थी। जो आप अपने लिए लिए वही मेरे लिए भी ले लेना। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, तुम अपना बताओ, शान ने संजीदगी से कहा था। कोई भी ले आए बस, रुबाब ने मुंह बनाकर कहा था और खिड़की खोले बाहर की तरफ देखने लगी थी। नादिर और शान गाड़ी से उतरकर आइसक्रीम लेने चले गए थे। कैसा बंदा है, आइसक्रीम नहीं खाता। और स्नो वाइट की तो किस्मत ही ख़राब है, पहली बार अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे आई, वो भी 2 विलेंस के साथ। रुबाब ने दूर खड़े शान को देखते हुए सोचा था। रुबाब अब इंतज़ार करते करते बोर हो रही थी। उसको एक बड़ा शख्स आता दिखाई दिया, बुढ़ा शख्स आता दिखाई दिया, जो उनकी गाड़ी के पीछे की तरफ था। उसके मन में एक शैतानी उमड़ आई थी। वो सीधी होकर बैठ गई और उस बूढ़े शख्स का इंतज़ार करने लगी कि कब वो उनकी कार के दरवाजे के सामने होकर उस से क्रॉस होगा। और जैसे ही वो शख्स उसकी खिड़की के पास दिखा, हाओ ने जोर से चीख कर खिड़की का शीशा जल्दी से चढ़ा दिया था। वो बुढ़ा शख्स बुरी तरह से बहुत चक्कर रह गया था और आंखें फाड़ कर खिड़की की तरफ देख रहा था, जो बंद हो चुकी थी। पागल तो नहीं हो गई हो? फारिया ने उसकी शैतानी देख ली थी। हाँ, हो गई हूँ तो, रुबाब ने कंधे उछालकर कहा था। और अब सब खिड़कियाँ देखने लगी कि सब बंद हैं कि नहीं। शादी के बाद पर लग गए हैं तुम्हें। फारिया अपने मोबाइल में टाइपिंग करते हुए बोली थी। आप भी कर लें, क्या पता आपको भी पर आ जाए, रुबाब ने मुस्कुराते हुए कहा था। इतनी देर में शान और नादिर गाड़ी में आकर बैठकर उनको आइसक्रीम के कप थमा दिए थे। रुबाब को बूढ़ा शख्स गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। शान, ड्राइव करे ना, रुके क्यों हैं? रुबाब को जल्दी से निकलने की थी वहाँ से। तुम लोग खा लो आराम से, शान ने मोबाइल चलाते हुए कहा था। नहीं शान, ऐसा मज़ा नहीं है ना, पर बहुत देर हो चुकी है। वो शख्स आकर शान की साइड वाली खिड़की बजाने लगा था। अब तो स्नो वाइट गई, रुबाब ने अपने नाखून चबाते हुए सोचा था। शान ने खिड़की नीचे की और उस शख्स की तरफ देखा था। भाई साहब, अपनी ख़वातीन को समझाएं, ऐसे किसी बुजुर्ग को डराना मुनासिब नहीं है। उस आदमी की शिकायत लगाते ही शान रुबाब की तरफ मुड़ा था। रुबाब? शान घुर्राया था। नादिर और फारिया ने भी उसकी तरफ देखा था। रुबाब का रंग उड़ गया था। आइंदा से मेरी तौबा कि कहीं तुम्हें बाहर ले जाऊं, शान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा था। अब गाड़ी में सिर्फ वो दोनों थे और अपने घर के लिए निकले थे। रुबाब कब से खामोश होकर मुंह फुलाए उसकी डांट सुन रही थी। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई उन अंकल के सामने? तुम्हारी वजह से मैंने उसको सॉरी कहा। शान का गुस्सा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अच्छा, बस भी सॉरी कहने से आप छोटे तो नहीं हो गए? रुबाब से अब बर्दाश्त करना मुश्किल सा हो गया था। शान मलिक हूँ मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं कहा। मैं ऐसा हूँ कि लोगों से सॉरी करवा दूँ, और तुम्हारी वजह से आज किस्मत ने मुझे ये दिन भी दिखा दिया कि मैंने, शान मलिक ने, पहली बार किसी को सॉरी किया। शान की सुई अभी तक सॉरी पर ही अटकी हुई थी। हाँ, पता लग गया है मुझे, आप शान मलिक हैं। शान मलिक, आप किसी को सॉरी नहीं करते, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, रुबाब ने शान मलिक पर जोर देते हुए कहा था। वो कब से उसका शान नामा सुनने में तंग आ चुकी थी। तुम मेरे साथ आइंदा बाहर नहीं आओगी, अंडरस्टैंड? शान ने उसको गुस्से से देखकर कहा था। रुबाब मुंह बनाए सीधा रोड पर नज़र टिकाए हुए बैठ गई थी। तो मेरी प्यारी ऑडियंस, देखा आपने कि स्नो वाइट्स पर कितने जुल्म होते हैं। पहले वो डायन, खोटा सिक्का और बुलडोज़र, और अब स्नो वाइट का प्रिंस भी। बस मेरे लिए दुआ करें कि स्नो वाइट सब्र करना सीख ले, रुबाब ने मन ही मन सोचा था और अपने दिमाग में अपनी एनिमेटेड मूवी का एक और सीन ऐड कर लिया।
रात में शान बेड पर लेटा हुआ कोई किताब पढ़ रहा था जब रुबाब भी बेड पर लेटी टीवी देख रही थी। वो टीवी देख देखे बोर हुई तो शान की तरफ देखा जो पूरी संजीदगी से किताब पढ़ने में मसरूफ़ था। रुबाब ने उसके कंधे पर सर रख दिया था। क्या पढ़ रहे हैं आप? दिख नहीं रहा, बुक पढ़ रहा हूँ। शान की पोजीशन में कोई फ़र्क ही नहीं आया था। कौन सी बुक? है एक बिजनेस के हवाले से। शान ने जवाब देने पर वो समझ गई कि वो उससे बात नहीं करने वाला है, इसी तरह किताब पढ़ने के मूड में है। तो वो इसी तरह उसके कंधे पर सर टिकाए हुए टीवी में रिपीट मॉर्निंग शो देखने लगी थी। शान को भी अब आदत सी पड़ गई थी रात भर जागने की और इसी तरह टीवी पर शोर पर सोने की। रुबाब को वहीं उसकी कंधे पर टीवी देखते देखते नींद आ गई। टीवी बंद कर दो रुबाब, शान ने बुक रखते हुए कहा था और उसकी तरफ नहीं देखा था। शान को जब वो जवाब नहीं मिला तो रुबाब का चेहरा देखा था। वो सो चुकी थी। उसने आहिस्ता से उसका सर पकड़कर अपने कंधों से हटाया, तकिए पर रखा कि उसकी नींद ना खुल जाए। वो उसकी केयर करने लगा था। उसने रुबाब का चेहरा देखा। मासूमियत भरा चेहरा शान के दिल में उतर गया था। उसने उसके चेहरे पर पड़े बाल हटाए और मुस्कुराया था। रुबाब ने करवट ली तो शान होश में आया और टीवी बंद करते हुआ खुद भी सोने लगा। शान शाम में ऑफिस से लौटा, कमरे में आया जहां रुबाब उदास सी बैठी हुई थी। शान ने उसको पहली बार इस तरह उदास देखा था। शान उसको इग्नोर करता हुआ अलमारी से कपड़े उठाता हुआ वॉशरूम में चला गया और चेंज करके आया तो रुबाब इसी तरह बैठी हुई थी। तुम्हें आज हुआ क्या है? शान अपने बालों में ब्रश करते हुए बोला था। मुझे मेरी सहेलियों की बहुत याद आ रही है। रुबाब उसके ऑफिस वाले बैग को अपनी जगह पर रखती हुई बोली थी। तो फ़ोन कर लो उनको। शान अपना लैपटॉप खोलते हुए बोला था। फ़ोन नहीं है मेरे पास। अच्छा। शान अब लैपटॉप पे मसरूफ़ हो गया था। आपसे कुछ कहूँ? रुबाब ने शान को मुखातिब किया था। कहो। शान लैपटॉप पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला था। आप मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देना प्लीज़। मेरी सहेलियाँ पढ़ रही हैं आगे, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। मोमानी ने तो शादी करवा ली इंटर के बाद। रुबाब मुँह बसोरती हुई बोली थी। तुम्हें जितने पढ़ने का शौक़ है मैं जानता हूँ। तुम्हें बस टीवी देखना, जूस के डब्बों से पटाखे बजाना और बच्चों पर रोब ही झाड़ना आता है। शान चेहरे पर उकताहट सजाए हुए बोला था। इतना खड़ूस होना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रुबाब झुंझलाई थी। क्या कहा तुमने मुझे? खड़ूस? आगे से इस नाम से पुकारा तो देख लेना। अब के शान ने लैपटॉप पर नजरें उठाए उसको देखकर गुस्से से कहा था। वो मुंह फुलाए बैठ गई थी और उसको तकती रही थी। अब तो स्नो वाइट का प्रिंस डायन के जादू से पता नहीं कब निकले। शान बेटा, आप लोग हनीमून पर क्यों नहीं चले जाते कुछ दिन के लिए? सारा दिन बस ऑफिस के कामों में ही उलझे हुए हो। सब डिनर कर रहे थे तो नूरीन बेगम ने शान को कहा था। अम्मी, अभी तो मुमकिन नहीं है, बहुत काम पड़े हैं मुझे। शान ने बहाने बनाए थे। रुबाब का बहुत मन था वो घूमने जाए, पर शान की बात सुनकर उसका मुंह लटक गया था। अरे काम तो होता रहेगा, तुम लोग जाओ। रुबाब भी सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती है, नूरीन बेगम ने कहा था। ठीक है, सोचता हूँ। शान के कहते ही ताहिरा ने 2 टिकट्स के लिए उनके सामने लहराए थे। सोचने का टाइम गुजर चुका है। मैंने मरी के टिकट्स करवा ली है, कल रात निकलना है बस आप लोगों को। ताहिरा ने उसको मजबूर कर दिया था जाने पर। शान हैरान हुआ और परेशान था तो वहीं रुबाब की आंखें चमक उठी थीं। रात में शान गार्डन में टहल रहा था जब रुबाब उसको कॉफ़ी देने आई थी और उसको देखकर वहीं रुक गई थी। शान वाइट टी शर्ट और पजामे में मलबूस अपनी सोचों में गुम टहल रहा था। बहुत हैंडसम है ये तो, या फिर मुझे लग रहा है, रुबाब ने उसको देखते हुए सोचा था। शान ने किसी की नज़र खुद पर महसूस की तो रुबाब की तरफ देखा था। वो जल्दी से दरवाजे के पीछे छिप गई पर शान ने उसको देख लिया था। शान नफ़ी में सर हिलाता हुआ फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया और रुबाब ने मुस्कुराते हुए अपने सर पर हाथ मारा था। पागल हो स्नो वाइट, ऐसे पागलों की तरह मत देखो प्रिंस को। अगले दिन शाम में रुबाब, ताहिरा और आयशा को लूडो खेल रहे थे। आयशा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी 4 नहीं 3 आए थे। रुबाब की गोटी मर रही थी आयशा की गोटी से तो रुबाब झूठ बोलने लगी। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि उसकी आखिरी गोटी मरे, जो कि 5-6 दफ़ा मर चुकी थी। ताहिरा बाजी, देखे इसको, मुंह पे झूठ बोल रही है। मेरी 4 आए हैं और इसको अपनी गोटी उठानी पड़ेगी। आयशा भी गुस्से से बोली थी। रुबाब, उसके 4 ही आए थे। ताहिरा के कहने पर रुबाब नफ़ी में सर हिलाने लगी और अपनी गोटी पकड़कर बैठ गई। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखे ना। शान जब आया, रुबाब को इस तरह लूडो खेलते देखा तो उसको गुस्सा आ गया था। उनके जाने में बस 2 घंटे बाकी थे और वो इस तरह मज़े से लूडो खेल रही थी। पैकिंग की है तुमने जो यहाँ लूडो खेल रही हो? शान उसके सर पर खड़ा होकर संजीदगी से बोला था। पैकिंग?
उफ, मैं तो भूल ही गई, बस आखिर गोटी है, पास करके आती हूँ। रुबाब की लापरवाही से कहने पर शान ने उसको बाजू से पकड़कर उठाया था। उठो और जल्दी से जाकर पैकिंग करो। रुबाब, अगर गई तो मैं जीत गई, आयशा खुश होते हुए बोली थी। ऐसे कैसे जीत गई? रुबाब ने सारा लूडो उल्टा कर दिया था। आयशा का मुंह खुला का खुला रह गया। रुबाब, शान ने उसको घूरा था। जाती हो ना, गुस्सा ना करें। रुबाब शान का गाल थपथपाती हुई वहां से निकल गई थी। शान उसकी इस हरकत पर गुस्सा जब्त किए एक ठंडी आग बनकर रह गया था। दोनों मरी के लिए निकल आए थे। रुबाब बहुत खुश थी और हर नज़ारा देखकर शान से कुछ न कुछ कहती रहती थी। थोड़ी देर होटल में रुकने के बाद वो दोनों घूमने फिरने निकले थे। रुबाब बर्फ़ में खड़ी बर्फ़ से खेल रही थी और वही शान एक पत्थर पर बैठा हुआ अपने हाथ पर रगड़ रहा था। उसको सर्दी लग रही थी। रुबाब ने उसको यूं बैठे देखा। यहाँ आकर भी खड़ूस ही रहेंगे ये तो। रुबाब ने उसको देखकर बड़बड़ाया था और बर्फ़ को गोला बनाकर उसकी तरफ उछाला था। शान एकदम ही उठ बैठा और गुस्सा भरी नज़रों से उस पर डाली थी। शान ने भी गोला बनाकर उसका दे मारा था और फिर रुबाब ने ये सिलसिला चलता रहा। दोनों थक हार कर होटल की तरफ जा रहे थे। आसमान ने अब काली चादर लपेट ली थी। वो होटल पर रिसेप्शन पे खड़ा कीज़ ले रहा था तो उसको एक लड़की नजर आई थी। ब्राउन घुटनों तक आता कोट, उस पर जीन्स, ब्राउन बाल खुले हुए थे और चाबियां घुमाए अपने धुन में ही चल रही थी। अनुशे, शान ने उसको मुखातिब किया। वो लड़की मुड़ी और शान की तरफ देखा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली। वो अब शान की तरफ बढ़ने लगी। रुबाब खड़ी हुई ये सब देख रही थी और शान को गुस्से से घूरने लगी। इसने इसको पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था, वो भी किसी और लड़की के साथ। तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज शान। अनुशी ने उसका हाथ मिलाकर कहा था। मैं बस हनीमून पे आया हुआ था यहाँ, शान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओहो, मिस्टर शान को आखिर कोई पसंद आ ही गया। वेरी नाइस। वैसे कौन है वो? अनुशे एक्साइटेड होकर पूछने लगी थी। ये है रुबाब, मेरी वाइफ। और रुबाब, इसे मिलो, ये है मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड अनुशे। अनुशे ने मुस्कुराकर रुबाब की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसको रुबाब ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए थामा था। हाथ मिलाने के बाद वो फिर से शान की बातें करने लगी। दोनों को इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर रुबाब का खून खौलने लगा था। वो दांत पीसती हुई उन्हीं को देखे जा रही थी। लो भाई, स्नो वाइट के लाइफ में एक और विलन ने एंट्री मार दी है और स्नो वाइट ने ही इसको, डायन ने ही भेजा है प्रिंस को काबू करने के लिए। रुबाब अपनी कहानी की मेन विलन को ऐड करना नहीं भूली थी। अनुशा और शान एक साथ बातें करते चले आ रहे थे और रुबाब उनके पीछे चल रही थी। लगता है काफ़ी अच्छी दोस्ती है आपकी इससे। रुबाब कमरे में आते ही शुरू हो गई थी। हाँ, काफ़ी दिनों बाद मिले हैं हम। यूनिवर्सिटी में मेरी दोस्त रह चुकी है, शान मुस्कुराते हुए बोला था। मुझसे तो मुस्कुराते हुए बात नहीं की आपने कभी, और इससे तो हंस हंस कर बात कर रहे थे। रुबाब उसके चेहरे को देखते हुए बोली थी, जहाँ से मुस्कुराहट गायब नहीं हो रही थी। शान ने एक चिढ़ खाती नज़र उस पर डाली। फिजूल की ही सोचते रहना तुम। अब चेहरे पर सख्ती आ चुकी थी और वो ये कहकर वॉशरूम चला गया था। रुबाब ने उसका स्मार्टफोन देखा और उसको उठाया। उसको इसका अनलॉक किया था। शुक्र, पासवर्ड नहीं लगाया हुआ इस पर, रुबाब खुद से बोली थी और गेम खेलना शुरू हो गई थी। वो अक्सर हमीद का मोबाइल लेकर इसमें भी गेम खेला करती थी। वो मसरूफ़ थी गेम खेलने में जब शान बालों में टॉवेल चलाता हुआ अंदर दाखिल हुआ और उसके हाथों में अपना फ़ोन देखकर शान का तो बीपी ही हाई हो गया था। उसने चलकर रुबाब के हाथों से अपना फ़ोन झपटा। रुबाब अपनी छोटी आंखें फाड़े हुए चेहरा ऊपर किए उसी को देखने लगी थी। अब यही करना बाकी रह गया था कि तुम मेरा फ़ोन चेक करो, शान तकरीबन चिल्लाया था। पर मैं तो, चुप रहो, एक लफ्ज़ और मत बोलना। तुमसे नरमी से पेश आता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस हद तक पहुँच जाओ। शान उसकी बात काट कर बोला था। अब तो मेरी जासूसी करना शुरू करोगी? शान उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए बोला था। रुबाब ने नफ़ी में सर हिलाया और जैसे ही शान ने अपनी नज़रें मोबाइल की तरफ की तो उसको गेम चलती हुई नजर आई थी। शान को अपनी बेवकूफ़ी पर नदामत हुई। सॉरी, वो सॉरी कहकर निकल गया था। सॉरी कहने से क्या होता है, देखते ही नहीं है सही से, बस अंधाधुंध गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं और आखिर में सॉरी, और सॉरी एक्सेप्ट होने का वेट भी नहीं। खड़ूस। रुबाब रोती हुई शक्ल बनाए बड़बड़ाई थी। वो किसी शॉपिंग मॉल में आए थे और उनके साथ अनुशे भी आई हुई थी। वो दो लड़कियों के साथ हनीमून पर चल रहा है। इनको तो दो लड़कियों के साथ हनीमून चल रहा है इनका तो। रुबाब ज्वेलरी के पास खड़ी हुई उन दोनों को देख रही थी। अनुशे अलग ड्रेस अपने और ऊपर रखती शान से मशवरे मांगे जा रही थी। रुबाब भी उन्हीं की तरफ देख रही थी और एक ड्रेस उठाकर शान को देखा था। ये कैसा लग रहा है मुझ पर?
रुबाब ने मुस्कुराते हुए शान से पूछा था। इतना अच्छा नहीं। शान के कहते ही रुबाब ने मुंह बना के ड्रेस को उधर ही रख दिया था। अब क्या अनुषा ने एक ड्रेस उसको दिखाई। शान ये देखो। चॉइस काफ़ी अच्छी है तुम्हारी। शान इम्प्रेस हुआ था। रुबाब ने अनुषा के हाथ में पकड़ी हुई एक पैंट शर्ट को देखा और ख़ुद भी वही ख़रीद लाई अपने लिए। उफ़ अल्लाह, कितने तंग कपड़े हैं ये। रुबाब घर आई तो पैंट शर्ट पहने खड़ी हुई थी और ख़ुद को आईने में देखते हुए बोली थी, शर्ट तो बच्चों की साइज़ वाली लाई हूँ मैं शायद। रुबाब अपनी शर्ट को नीचे खींचते हुए बोली थी। उसने अपने काले घने बालों को जूड़ा बनाया और उसमें से कुछ लटें चेहरे पर झूल रही थीं। शान कमरे में दाखिल हुआ और रुबाब को इस तरह की ड्रेसिंग में देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी उड़ गई थी। रुबाब ने उसको देखा तो मुस्कुराकर अपने बाजू छुपाने की कोशिश की, जो कि हाफ स्लीव्स थे। रुबाब को ऐसे कपड़ों की आदत नहीं थी। अच्छी लग रही हूँ? रुबाब ने उसकी तरफ देखकर पूछा था। ये क्या अजीब सी बनी हुई हो? शान ने चेहरे के अजीब जाविये बनाकर कहा था। अजीब? अच्छा, मैं करूँ तो अजीब, और जब वो जादूगरनी अनुषा करे तो इम्प्रेस होते हैं आप उससे। रुबाब आंखें सुकेड़ते हुए बोली थी। तुम वाकई दिमाग से फारिग हो। दिमाग थोड़ा यूज़ भी कर लिया करो। कहाँ ले जाओगी ये नया दिमाग? एक काम करो, बेच दो इसको। बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया, मार्केट में पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। शान उकताकर बोला था। अच्छा, हंसना था। रुबाब भी चढ़ गई थी। अब क्या मिला तुम्हें ये सब करके? शान बेड पर बैठता हुआ अपना मोबाइल चलाते हुए बोला था। मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा, जैसे उस अनुषा की ड्रेसिंग अच्छी लगती है आपको। आप उससे बात भी मुस्कुराकर करते हैं, शायद इसी तरह आप मुझसे भी मुस्कुराकर बात करो। रुबाब ने उसको असल वजह बताई थी। शान पहले तो उसकी बात सुनकर हैरानगी से उसे देखने लगा था और फिर ये एक जानदार कहकहा मारा था। रुबाब ने उसको पहली दफ़ा इस तरह हंसते हुए देखा और हैरान हुई कि इतने सीरियस माहौल में ऐसा क्या हो गया कि उसको हंसी आ रही है। देखो रुबाब, शान ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा था, तुम जैसी हो वैसे ही रहा करो। हर किसी का अपना अंदाज होता है, अपनी पर्सनैलिटी होती है। किसी और की नकल करने की कोशिश करोगी तो उसकी पर्सनैलिटी हासिल करने की ही रह जाओगी और अपनी पर्सनैलिटी भी खो दोगी। शान ने उसको तहम्मुल से समझाया था। मतलब मैं जैसी हूँ वैसे ही आपको पसंद हूँ? रुबाब के सवाल पर शान मुस्कुराया था। कपड़े चेंज कर लो, मैं आता हूँ एक ज़रूरी कॉल करके, शान ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर चला गया। तो स्नो वाइट ने एक और सबक सीख लिया, जैसी हो वैसे ही रहो। जादूगरनी और डैन के जादू का असर ख़त्म होता महसूस हो रहा है। खड़ूस नरम पड़ने लगा है। रुबाब सोचती हुई ड्रेस चेंज करने चली गई थी। शान कमरे में आया तो उसको रुबाब कहीं नहीं दिखी। वो लैपटॉप खोलकर बैठ गया और अपने ऑफिस का काम करने लगा, उस ख्याल से कि रुबाब वॉशरूम में ही होगी, ड्रेस चेंज करने गई होगी। तकरीबन आधा घंटा हुआ उसको काम करते करते। शान को अचानक ही रुबाब का ख्याल आया, जो कि अभी तक कहीं जाहिर नहीं थी। होटल के कमरे से तो वो बाहर निकलती ही नहीं थी। शान परेशान सा हो गया था कि पता नहीं कहाँ चली गई है। शान ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो वो लॉक नहीं था और वॉशरूम खाली ही था। शान को अब एक अजीब सी परेशानी ने आन घेरा। ओफ, पता नहीं कहाँ चली गई होगी। कहीं नाराज़ तो नहीं हो गई मेरी बातों से? शान ने खुद से अंदाज़ा लगाया था और कमरे से बाहर निकला। पूरे होटल में वो उसी को ढूंढ रहा था। जहाँ परेशानी थी वहीं पर उसको गुस्सा भी आने लगा कि वो ऐसे कैसे बिना बताए कहीं चली गई है। शान, क्या हुआ, ऐसे परेशान से क्यों हो? अनुषा बाहर आई तो उसको यूं देखते हुए पूछा था। रुबाब पता नहीं कहाँ गई है, कहीं मिल नहीं रही है। शान ने परेशानी से इधर उधर नज़र घुमाते हुए कहा था। कहीं बाहर घूमने गई होगी, शॉपिंग वगैरह पे। नहीं, वो अकेली बाहर नहीं जाती यार। शान अब उकता चुका था। अच्छा, तुम टेंशन ना लो, उसका कोई पिक है तुम्हारे पास? अनुषा ने उससे पूछा था। पिक्चर? हाँ है पिक, रुको। शान ने सोचा और मोबाइल से एक पिक्चर तलाश करने लगा था, जो कि एक इस सीक्रेट फोल्डर में रखी हुई थी। शान ने उसको पिक्चर दिखाई। रुबाब कॉलेज यूनिफॉर्म में थी और फिर अनुषा और शान एक एक को पिक्चर दिखाकर अनुषा का उनसे पूछने लगे थे। एक अधेड़ उम्र औरत के पास गए। वो आपने इनको कहीं देखा है? शान ने परेशानी से पूछा था। हाँ। उस औरत की हाँ सुनते ही अनुषा और शान ने हैरत से एक दूसरे को देखा था। आओ तुम। इस खातून ने उसको अपने पीछे चलने का कहा था और एक कमरे में ले गई थी। कमरा खुलते हुई जो मंजर शान ने देखा था, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। वो अनुषा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। लो, मिल गई तुम्हारी रुबाब। वैसे शान, मैंने पहली बार इस तरह तुम्हें किसी के लिए इतना परेशान देखा है, अनुषा ने मुस्कुराते हुए कहा था। शान ने उसकी बात सुनकर पहले उसको देखा और फिर रुबाब को। रुबाब 3 बच्चों के साथ बड़े मज़े से बैठी हुई लूडो खेल रही थी। शान का दिल चाहा वो एक हथौड़ा उठाकर पहले अपने सर पर और फिर उसके सर पर दे मारे। ए चुप कर,
बजाऊंगी एक कान के नीचे, एक आ गया मेरा, मैं जीत गई। रुबाब ने फिर से अपना गुंडों वाला स्टाइल अपनाया था। बच्चों पर रोब झाड़ना कब बंद करोगी तुम? और चलो यहाँ से। शान एकदम से आया और उसका हाथ पकड़कर रुबाब उठ बैठी थी। शान नहीं, मैं जीतने वाली हूँ। रुबाब ने जिद करना चाही थी। चलो तुम, गेम तो मैं तुम्हें खिलाता हूँ आज, शान ने उसका हाथ खींचते हुए कहा था। रुबाब चुप करके उसके साथ चलती आई थी। ऐसे बिना बताए कहाँ गई थी तुम? मैं कितना परेशान था तुम्हें अंदाज़ा भी है? शान कमरे में आते ही उस पर बरस पड़ा था। आप बाहर चले गए थे इस जादूगरनी के पास, तो मैं बोर हो रही थी तो चली गई, रुबाब ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा था। जादूगरनी? ज़रूरी है सबके अजीब से नाम रखो तुम, हर दूसरे तीसरे का एक अजीब सा नाम रख लेती हो। शान उसकी इस आदत से तंग होकर बोला था। सॉरी ना, रुबाब ने धीरे से कहा। आइंदा से तुम बिना मुझसे पूछे कहीं भी नहीं दिखा जाओगी, कहीं गई ना तो देखना हो कितनी और शरारतें देखूं अपनी चूजी। शान भी उस पे एक नाम रखता हुआ अपना लैपटॉप खोले काम करने लगा था। तो स्नो वाइट को अब चूजी बोला जा रहा है, वो भी उसका प्रिंस बोल रहा है जादूगरनी के जादू में आकर। और स्नो वाइट तो आज जीती हुई गेम भी हार गई, और मेरा प्रिंस हनीमून पर आकर भी अपनी गर्लफ्रेंड यानी लैपटॉप के साथ बिजी है। स्नो वाइट उदास है। रुबाब बेड पे गिरने के अंदाज में लेट गई थी और अपनी कहानी में खो गई थी। शान ने एक नज़र उसको देखा और मुस्कुराता हुआ सर झटक कर अपना काम करने लगा। रात में शान और रुबाब डिनर के लिए आए थे और अब डिनर के बाद लॉन में बैठे हुए थे। हवा से रुबाब के खुले हुए बाल उड़ रहे थे जो कि सामने बैठे शान का चेहरा छू रहे थे। अपने बाल एक जगह समेट नहीं सकते तुम? शान उसके बालों से तंग आकर बोला था। रुबाब ने मुस्कुराते हुए अपने सारे बाल दाएं कंधे पर कर लिए। वो दोनों ही आसमान की तरफ देख रहे थे। माहौल काफ़ी पुरसुकून था, बस खामोशी का ही राज था। अच्छा ये बताए ना, आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? रुबाब ने खामोशी तोड़ी थी। मुझसे कह रही हो? शान उसके सवाल पर हैरान हुआ। नहीं, यहाँ जो ऊपर मेरे सर पर मच्छर घूम रहा है ना, उनसे। जाहिर है आपसे ही पूछ रही हूँ, रुबाब ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, कभी नहीं हुई मोहब्बत मुझे, कभी ऐसी कोई मिली ही नहीं। शान ने बात पूरी की। रुबाब की तरफ देखा था जो मुस्कुराकर उसी को देख रही थी। हाय, इतने शरीफ लगते तो नहीं आप वैसे। जिसको मोहब्बत ना हुई हो ज़रूरी नहीं है कि वो शरीफ ही हो। खैर तुम बताओ, तुम्हें कभी कोई मोहब्बत? शान ने काले आसमान को देखते हुए कहा था। हा, मुझे मोहब्बत? सारा स्कूल कॉलेज तो मैंने लड़कियों के साथ गुजारा है, इनसे होती मोहब्बत या फिर मेरे कूजे निकट्टू शोखे कजिन्स के साथ। रुबाब ने बात को मजाक का रंग दिया था। और मुझसे? शान ने संजीदगी से उसको देखते हुए पूछा था। आपसे? आप तो मेरे शौहर हैं, अब तो मोहब्बत से बात आगे बढ़ चुकी है। रुबाब ने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा था, तो वो सर इस बात में हिलाकर मुस्कुरा दिया था। चलो चलते हैं, बहुत रात हो चुकी है, शान उठते हुए बोला था। रुबाब भी उठकर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगी। रुबाब सुबह उठी तो बेड पर शान को ना पाकर वो इधर उधर देखने लगी थी और एक ख्याल के तहत वो अनुषे के कमरे की जानी बढ़ी थी। शान और अनुषे दोनों कमरे के बाहर खड़े हुए थे। शान की पुष्ट रुबाब की तरफ थी और अनुषे का चेहरा उसको साफ दिख रहा था। अनुषे शान का हाथ थामे खड़ी हुई थी और मुस्कुरा रही थी। रुबाब का ये मंजर देखते ही सर घूम गया। वो तेज़ कदमों से बढ़ती हुई उन दोनों के पास गई और अनुषे का हाथ खींचकर शान के हाथ से दूर हटाया। शान उसको हैरत से देख रहा था और अनुषे भी। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और के शौहर का हाथ पकड़ते हुए? बेशर्म कहीं की, शर्म आनी चाहिए तुम्हें तो, तुम जैसे लड़कियों पर लानत है। रुबाब अनुषे पर बरस पड़ी थी। रुबाब तुम गलत हो, आप तो बस ही करें। रुबाब ने शान की बात काटी थी। हाउ स्टूपिड इज शान, तुम्हें भी यही मिली थी? अनुषे ने अजीब ताज्जुब खाती नज़रों से उसको देखकर कहा था। क्या बकवास की है तुमने अभी? स्टूपिड हूँ मैं? रुक, अभी बताती हूँ कितनी स्टूपिड हूँ मैं। रुबाब ये कहते हुए उसकी तरफ बढ़ी थी और उसके बाल नोच डाले थे। अनुषे अपना बाल छुड़वाने की कोशिश करने लगी। शान भी रुबाब को दूर हटाने लगा, पर उस पर तो जैसे भूत ही सवार हो चुका था। जानती नहीं हो रुबाब को तुम, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि शान के पास आने से पहले 10 मरतबा सोचूंगी। रुबाब ने उसको दीवार से लगा दिया था और उसकी गर्दन पर अपना बाजू रख लिया। होटल के कुछ लोग वहां जमा हो गए थे। शान ने शर्मिंदगी से अपने चेहरे पर हाथ फेरा था और उन दोनों को देखा जो जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही थीं। तुम जैसी जाहिल औरत को और कर भी कह सकती है, छोटे शहर की बददिमाग लड़की। अनुषी की बात सुनते ही रुबाब ने उस पर हाथ उठाना चाहा था। शान ने उसका हाथ रोका और बाजू से पकड़कर कमरे में ले जाने लगा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, जादूगरनी कहीं की। रुबाब पीछे मुंह करके अभी भी स्नो उसको सुनाई जा रही थी। स्टूपिड गर्ल, जाहिल। अनुषे लोगों को भीड़ को देखते हुए कमरे में चली गई थी। शान ने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर दिया था।
शान गुस्से से लाल पड़ रहा था क्योंकि आज जो रुबाब ने किया था उसके बर्दाश्त से बाहर था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी वहाँ, एक बार मेरी बात तो सुन लेती। शान ने उसका बाजू एक झटके से छोड़कर गुस्से में कहा था, क्यों ना करती तमाशा, आपको भी शर्म आनी चाहिए, बीवी के होते हुए आप उसका हाथ पकड़े रोमांस लड़ा रहे थे। मुझे तो पहले से ही शक था आप दोनों पर, अब यकीन हो गया है। चट्टा। रुबाब रवानगी से बोल रही थी तभी शान की बर्दाश्त की हद हो चुकी थी तो उसने रुबाब के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया। रुबाब बेड पर जा गिरी और बेयकीनी से शान को देखे जा रही थी। जब पूरी बात ना पता हो तो तुम्हें इसके बारे में अपनी राय देने की कोई ज़रूरत भी नहीं। शान ये कहता वो वहाँ से चला गया था और रुबाब वहीं रोती रही थी। वो दोनों अब घर के लिए निकल रहे थे और दोनों ही प्लेन में अजनबियों की तरह बैठे हुए थे। आपका फ़ोन मिल सकता है, मुझे एक कॉल करनी है। शान ने रुबाब की बात सुनकर उसको फ़ोन थमा दिया था। रुबाब ने हमीद का नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? जी मामू, बस आपकी याद आ रही थी, हम बस अभी वापस आ रहे हैं, मैं कुछ दिन आपके घर रुकूंगी, आप स्टेशन से लेने आ जाए मुझे। रुबाब की बात सुनकर शान ने उसको समझने वाली नज़रों से ना समझने वाली नज़रों से देखा था। रुबाब ने अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन काट दिया और शान को दे दिया था। ये क्या कहा है अभी तुमने अंकल से? तुम घर जाओगी अपने? हाँ, मैं कुछ दिन वहीं रहूँगी। रुबाब ने भी बेनियाजी से कहा था। देखो रुबाब, अभी घर चलो, फिर मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगा तुम्हारे घर। और सॉरी, जो हुआ गुस्से की कैफियत में हुआ। शान अपनी गलती पर शर्मिंदा हुआ था। मैंने अब मामू जान को कह दिया है, मना नहीं करूँगी अब, रुबाब ने लापरवाही से कहा था। शान खामोश होकर बैठ गया। रुबाब हमीद के घर पर थी और अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई शान के बारे में ही सोचे जा रही थी। शायद मुझे उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी, पर क्या सुनती, वो झूठ भी तो बोल सकते थे। उन दोनों का चक्कर तो था ही, और शान ने तो हद कर दी, उस जादूगरनी की वजह से मुझे थप्पड़ मार दिया। अब स्नो वाइट इस शख्स के साथ नहीं रहेगी, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया, नहीं होता अब और मुझसे बर्दाश्त। रुबाब सोचती हुई हमीद के कमरे में गई थी। मामू जान, मैं आ जाऊँ? रुबाब ने दरवाज़ा नॉक करके पूछा था। हाँ बेटा आ जाओ, पूछ क्यों रही हो? हमीद ने मुस्कुराकर कहा और अपने हिसाब किताब वाली डायरी टेबल पर रख दी थी। आप सोए नहीं अभी तक मामू जान? रुबाब ने उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा था। हाँ बस काम था, इसी में मसरूफ़ था, तुम बताओ यहाँ कैसे, कुछ चाहिए था बेटा? हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। मामू, मैं आपसे एक बात कहूँ, क्या आप मानोगे? जी कहो बेटा। मामू, मुझे शान से तलाक चाहिए। रुबाब की बात सुनते ही हमीद हैरान हो गए थे। बेटा आप ये क्या कह रही हो, कोई झगड़ा हुआ है आप दोनों में? देखो अगर ऐसा है तो रुबाब तो इतनी छोटी बातों पर इतने बड़े फैसले नहीं करते, तहम्मुल से भी मसला हल होता है। हमीद ने उसको समझाना चाहा था। मामू नहीं, कोई छोटी बात नहीं है, बात काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। छोटी बातें तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, बात बड़ी है तभी ये फैसला किया है। रुबाब ज़मीन में नज़र टिकाते हुए बोली थी। ऐसी क्या बात है आखिर? मामू, मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहती, बस आप इतना जान लें कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है। रुबाब की बात सुनकर हमीद परेशान हो गए। रुबाब उनके सीने से लगी रोने लगी थी। मामू, आपने हमेशा कहा है कि आप मेरे अब्बू की जगह हैं, आज क्या मेरे अब्बू होते तो वो सब चुपचाप बैठे देख रहे होते ये सब? रुबाब रोते हुए बोली थी। बेटा जो तुम चाहोगी वही होगा। हमीद उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले। शान को आज नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कोई आज टीवी चलाकर रात के 2 बजे मॉर्निंग शो देखने वाली मौजूद नहीं थी। शान को उसकी कमी का एहसास हुआ तो उसने खुद ही टीवी चलाई और सोने की कोशिश करने लगा। इतनी देर में उसका फ़ोन बजा। हमीद अंकल इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हैं? शान ने मोबाइल स्क्रीन में देखते हुए सोचा और कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम शान, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। इस वक्त सब खैरियत है ना अंकल? शान ने अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहा, जहाँ 3 बज रहे थे। मैं कल कराची आ रहा हूँ, फिर सुबह ही बात होगी तुमसे, अल्लाह हाफिज़। हमीद ने कॉल काट दी थी। अब तो कोई तमाशा नहीं करवा दिया इस चूज़ी ने, शान ने उकताहट से सोचा और फिर से सोने लगा। अस्सलाम वालेकुम हमीद अंकल, कैसे हैं आप? शान आकर हमीद से मिला। वो कब से उसका वेट कर रहे थे पर शान ऑफिस था तो इस वजह से उसको थोड़ी देर हो गई। वालेकुम अस्सलाम। हमीद साहब के चेहरे पर सख्ती साफ दिखी शान को। आप बैठे ना अंकल, और माफ़ी चाहता हूँ कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। शान ने उनको बैठने का कहा और उनके बैठने के बाद खुद भी बैठ गया था। कोई बात नहीं। ये क्या अपने बिज़नेस चाय ली है? आपने बस चाय ली है, कुछ और भी लें? शान ने बाकी लवाजमात की तरफ इशारा करते हुए कहा था। शान, मैं यहाँ तुमसे अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आया हूँ, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है मुझे। हमीद साहब डायरेक्ट मुद्दे पर आए थे। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ।
शान अब पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ था। देखो शान, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, गलती किसकी है, पर गलती तुम्हारी हो या रुबाब की, तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हमीद साहब ने शान के चेहरे को देखते हुए कहा, जो कि अब गुस्से से लाल पीला हो रहा था। अंकल, आपको रुबाब ने पता नहीं क्या बताया है, पर आप भी उसको जानते ही होंगे। वो अभी इतनी समझदार नहीं है कि किसी बात को संजीदगी से समझ सके, और जो मैंने किया, मैंने गलत किया, मानता हूँ, लेकिन रुबाब को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। और अब अगर रुबाब चाहती है कि मैं उससे माफ़ी मांगूं तो ठीक है, मैं मांग लूँगा उससे माफ़ी। शान ने बिना बहस किए मसले का हल निकाल दिया था। उसको ये लगा था कि रुबाब अब माफ़ी की डिमांड करेगी। बात अब माफ़ी से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। शान, मैं हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई मेरी बेटी पर हाथ उठाए, न ही मुझे तुम जैसे समझदार शख्स से ऐसी उम्मीद थी। अब रुबाब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वो तुमसे तलाक लेना चाहती है। हमीद साहब ने पूरी बात उसके सामने रखी। शान को रुबाब से इस कदर बेवकूफ़ी की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। वो मुठ्ठियाँ पीछे उसे जब्त कर रहा था। अंकल, रुबाब अभी इतनी समझदार नहीं है कि इतना बड़ा फैसला ले सके। आप भी जानते हैं ये बात तहम्मुल से भी हल की जा सकती है। शान ने गुस्सा जब्त करते हुए तहम्मुल से काम लिया। रुबाब का यही आखिरी फैसला है और मैं अब उसको मना नहीं कर सकता। ये पेपर्स हैं, इन पे साइन करके भेज देना। हमीद टेबल पर तलाक के पेपर रखते हुए उठ खड़े हुए। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। शान के कहते ही हमीद साहब आगे बढ़ते हुए कदम रोक गए। कैसी शर्त? उन्होंने पीछे मुड़कर शान से पूछा था। शान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं एक आखिरी बार रुबाब से मिलना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, फिर जो उसका फैसला होगा मैं खामोशी से मान लूँगा। आज मामू जान प्रिंस से बात करने गए हैं। स्नो वाइट अब प्रिंस के साथ नहीं रहना चाहती। वो काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है और स्नो वाइट को थप्पड़ भी मारा है। स्नो वाइट ये सब नहीं चाहती थी, तो अब क्या स्नो वाइट प्रिंस अलग हो जाएंगे? क्या यही इख्तिताम होगा स्नो वाइट की कहानी का? रुबाब सोफे पे बैठे अपनी गहरी सोचे में गुम थी और टीवी पे कोई कार्टून चल रहा था जो कि नादिर देख रहा था। बस अब यही कमी रह गई है। ससुराल से आकर नाराज़ होकर बैठ गई हूँ यहाँ। ऐसी भी क्या आफत आ गई थी? ज़रूर गलती तुम्हारी ही होगी, इसमें की होगी कोई अजीब हरकत। रुखसार बेगम नादिर के लिए नूडल्स ले आई तो उसको भी मुफ्त में सुना डाला। नूडल्स रुबाब की बजाय खुद जो बनानी पड़ी उसको। हमीद ने साफ मना किया था कि रुबाब कोई काम नहीं करेगी। रुबाब ने एक नज़र रुखसार बेगम पर डाली तो डायन अभी भी खुश नहीं है। उसका जादू तो चल गया। ये अलग ही कहानी है जिसमें स्नो वाइट की नहीं बल्कि डायन की जीत होने जा रही है। रुबाब ने उसको देखते हुए सोचा था, पर उसको कोई जवाब नहीं दिया। आज वो मूड में नहीं थी। नादिर के दिमाग में शैतानी आई तो उसने नूडल्स चालाकी से इसके बाउल में डाल दिए और रुबाब अपनी सोचों में इतना मगन थी कि उसको मालूम ही नहीं हो सका। आज छिपकली चुप क्यों है फारियाबाजी? रोग लगा है इसको। नादिर को शायद उसकी खामोशी चुभी थी। हाँ भाई, लग रहा है किसी गहरे सदमे में है। फारिया भी उसकी बोलने को मिस कर रही थी। रुबाब ने बस एक नज़र दोनों को देखा और फिर से खामोश बैठ गई थी। इतने में हमीद आए। रुबाब उनको देखकर उनकी तरफ दौड़ी थी। मामू जान, क्या हुआ? क्या वो तलाक देंगे? रुबाब ने हमीद के पास आकर कहा था। वो तुमसे मिलने आया है, एक बार बात कर लो उससे। हमीद के कहने पर रुबाब ने दरवाजे पर खड़े शान को देखा था, जो रुबाब को ही देख रहा था। मामू जान, मुझे इनसे नहीं मिलना। रुबाब ने मुंह बनाया था। बेटा, एक बार बात तो कर लो, मेरा कहना ही मान लो। रुबाब हमीद को मना ना कर सकी और शान के पीछे लॉन में चली आई। दोनों साथ चल रहे थे, पर दोनों की ही तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। रुबाब तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तलाक लेने का क्यों सोचा इतनी सी बात पर? शान ने खामोशी तोड़ी थी। इतनी सी बात नहीं थी, आपका किसी और के साथ चक्कर, और उसकी वजह से मुझे थप्पड़ भी उठाया, मुझ पर हाथ भी उठाया। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। शान ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखा था। रुबाब ने उसको देखा, जो हर बार की तरह आज भी संजीदगी चेहरे पर लिए हुए खड़ा हुआ था। तुम गलत समझ रही हो, मेरी एक बार बात सुन लेनी चाहिए थी तुम्हें। आप कोई बहाना बना देते ज़ाहिर है। रुबाब न रूठेपन से बोली थी। मुझे ज़रूरत नहीं बहाना बनाने की, और खामोशी से चल रही हो तो तुम घर मेरे साथ, और अपना ड्रामा भी बंद करो अब। शान के इस तरह बात करने पर रुबाब ने उसको घूरा था, मनाने के बजाय और रोब झाड़ रहा था। और मैं ये ड्रामा ना बंद करूं तो जो होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद होगी। शान के कहने पर रुबाब की छोटी सी नाक पर गुस्सा से लाल हो गई थी। अब तो मैं भी देखती हूँ कैसे रोकता है मुझे कोई। वो भी जिद की पक्की थी। वो जाने लगी तो शान ने उसका बाजू पकड़कर रोका था। ये हर वक्त उल्टी हरकतें क्यों करती रहती हो तुम? इंसानों की तरह रहना नहीं आता तुम्हें? शान उसके बालों में देखते हुए बोला था। क्या मतलब है? अब क्या किया मैंने?
रुबाब ने उसकी खफगी भरे चेहरे को देखते हुए बोली थी। ये क्या है? शान ने उसके बालों से 2 लंबे नूडल्स निकाल कर उसके सामने लहराए। रुबाब ने मन ही मन नादिर को कोसा था। ये नादिर का बच्चा, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। रुबाब शर्मिंदा हुई तो गुस्से से कहकर वहाँ से चली गई थी। इसका कुछ करना होगा, शान ने उसको जाते हुए देखकर सोचा था। फारिया के मोबाइल में शान की कॉल आई और वो कॉल अटेंड करने बाहर चली गई। खोटे सिक्के, तुम्हें शर्म नहीं आती? बालों में नूडल्स क्यों रखे हैं? रुबाब नादिर के पास खड़ी होकर चिल्लाई थी। शुक्र है तुम अपने असल रूप में तो आई। नादिर के बोलने पर रुबाब पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई थी और आज फारिया और नादिर के इसरार पर न चाहते हुए भी उनके साथ शॉपिंग पर आई थी। नादिर और फारिया ने उसको ये कहकर बाहर भेज दिया कि वो गाड़ी का इंतज़ार करे, वो लोग पे करके आते हैं। वो खड़ी होकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। इतनी देर में एक काली गाड़ी उसके सामने रुकी और उसमें से एक आदमी निकला। वो रुबाब की तरफ बढ़ा और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसको गाड़ी में बिठाने लगा था। रुबाब ने काफ़ी मज़ाहमत की लेकिन खुद को उस हट्टे कट्टे से छुड़ा न सकी। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, मैं पुलिस को बता दूंगी। तुम लोग जानते नहीं मेरे मामू को? सुन नहीं रहे क्या तुम लोग? छोड़ो मुझे। मुझे क्यों अगवा किया है? रुबाब चिल्लाई थी पर इन चारों लोगों ने उसकी सुनी अनसुनी कर दी थी और एक आदमी ने उसके मुंह पर पट्टी बांध दी ताकि उसका मुंह बंद रह सके। तुम किडनैप हो चुकी हो, एक आदमी उससे बोला था। वो एक अंधेरी गुप्त जगह पर थे। किडनैप? क्या? पर क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? रुबाब रोते हुए बोली थी। उस आदमी ने अपने चेहरे पर से मास्क उतारा और ये क्या? रुबाब जो चेहरा देख रही थी अपना डर भूल गई थी। वो शान था। शान आप? रुबाब हैरान हुई। हाँ, तुम अपने शौहर के हाथों ही किडनैप हो चुकी हो, तलाक लेने की सज़ा में। शान ने मुस्कुराते हुए कहा था और ये एकदम लाइट्स जगमगाई थी। वो अपने और शान के ही कमरे में थी और फारिया, नादिर और आयशा ने भी अपने चेहरों पर से मास्क उतारा था। उन्होंने ही शान की मदद की ये सब करने में। सरप्राइज़, सब ने ये एक साथ बोला था। तुम लोग? रुबाब हैरान हुई। हा भाई, मेरा भाई उदास था तुम्हारे बगैर बहुत, इसीलिए मैंने उसकी मदद की। आयशा मुस्कुराते हुए बोली थी। हाँ, हम भी बोर हो गए थे तुम्हें चुप बैठा देखकर। फारिया भी मुस्कुराते हुए बोली थी। छिपकली, ऐसी खामोशी अच्छी नहीं लगती। नादिर के कहने पर वो उन तीनों के गले लगी थी। कितने अच्छे हो तुम लोग, रुबाब ने मोहब्बत से कहा था। वो सब गए तो रुबाब शान की तरफ बढ़ी थी और जैसे ही कुछ बोलने चाहा शान ने उसके लबों पर उंगली रख दी थी। अब बस, आज तुम नहीं मैं बोलूँगा। उस दिन तुमने खुद कहा वो आधा सच था, जो दिखा वो आधा सच था। अनुषा ने मुझसे अपनी फीलिंग्स का इजहार किया पर मैंने उसको ये कह दिया कि अब मैं किसी और का हूँ और उसके साथ वफा निभाना चाहता हूँ। बस वो भी समझ गई और उसके अलावा कुछ न था। और एक बात, मैं तुम्हें शादी के बाद से नहीं बल्कि पहले से ही जानता था। एक दफ़ा तुम कॉलेज से वापस आ रही थी, मैं उन दिनों हैदराबाद में था और रास्ते में तुम्हें देखा था और तब से तुम्हें अपनाने का ख्याल मेरे दिल में आ गया था। उसके बाद मुझे पता लगा कि तुम हमीद साहब की बेटी हो तो मैंने अम्मी से कहा कर तुम्हारे यहाँ रिश्ता भिजवा दिया था। शान ने उसको सारी सच्चाई बता दी थी। रुबाब के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी होती चली गई थी। पर आपने मुझे थप्पड़ मारा था, उसका क्या? रुबाब के कहने पर शान मुस्कुराया था। शर्मिंदा हूँ, तुमने इल्ज़ाम ही ऐसा लगा दिया था, मुझे गुस्सा आ गया। अपने खुरूज को माफ़ कर दो और चलो एक थप्पड़ तुम मुझे भी मार दो। तुम्हें बदला लेने पे बिना चैन ही नहीं आना, जानता हूँ मैं। शान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा था। नहीं नहीं शान, मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकती हूँ? नहीं कर सकती मैं ऐसा। और आप मुझे पहले से ही जानते थे? मतलब हमारी लव मैरिज थी और आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब? रुबाब एक्साइटेड होते हुए बोली थी। मोहब्बत? अब तो तुम मेरी बीवी हो। अब बात मोहब्बत से आगे बढ़ चुकी है, शान ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा था। तो फिर ऐसे खड़ूस खड़ूस क्यों रहते थे मेरे साथ? रुबाब मुंह बनाते हुए बोली थी। अब वो तो मेरी नेचर ही ऐसी है, शान ने कंधे उचकाकर कहा था। मतलब स्नो वाइट का हमसफर खड़ूस ही है? कौन स्नो वाइट? शान उसकी बात नहीं समझा था। कुछ नहीं, बस आप नहीं समझेंगे, लंबी कहानी है। और तुम्हें पता है तुम्हारा एडमिशन भी करवाया है यूनिवर्सिटी में, बस इम्तहानात देने जाओगी, ज़्यादा देर तुम्हें दूर नहीं रख सकता। शान के कहते ही रुबाब की आंखें चमक उठी थीं। कितने अच्छे हैं आप। रुबाब मुस्कुरा दी। शान भी उसको देखकर मुस्कुराया था। रुबाब आईने में खुद को देखते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। आज ताहिरा का वलीमा था तो वो दोनों जाने की तैयारियों में थे। उसने आईने से पीछे बैठते शान को देखा था, जो अपने 6 माह के बेटे को गोद में लिए रुबाब के तैयार होने का इंतज़ार कर रहा था। और शान के चेहरे पर उकताहट आ चुकी थी इंतज़ार करते करते। स्नो वाइट की कहानी की हैप्पी एंडिंग।
स्नो वाइट ने तो जो सोचा भी नहीं था, उसको इतना अच्छा प्रिंस और इतना अच्छा सा प्यारा सा बेटा मिल गया। अब स्नो वाइट बहुत खुश रहेगी। प्रिंस थोड़े खड़ूस हैं तो क्या हुआ, खड़ूस होने के साथ साथ केयरिंग भी तो बहुत हैं। रुबाब ने मुस्कुराते हुए सोचा, मैडम और कितनी देर लगाओगी, जल्दी करो, फंक्शन ही नहीं ख़त्म हो जाए। शान आखिरकार बोल पड़ा था, बस मैं तो तैयार हूँ, इस चूज़े को ये कपड़े ठीक है? रुबाब आदिल को देखते हुए बोली थी। रुबाब, आदिल पर भी नाम रखना ज़रूरी था क्या? शान उसकी आदत से परेशान था। हाँ ना, इतना सा है चूज़ा, प्यारा सा। रुबाब आदिल को उठाते हुए बोली थी। उफ, चूज़े और चूज़ी, मैं फंस गया बेचारा शान उनको अपना कोट ठीक करते हुए बोला था। चलिए मेरे खड़ूस हमसफ़र, रुबाब ने मुस्कुराते हुए कहा। डेट्स अ नॉवेल नेम, मेरे खड़ूस हमसफ़र बाई युसरा शाह। चलो मेरे सरफिरी हमसफ़र, शान भी उसका हाथ थामते हुए बोला था। और ऐसे ही दो हमसफ़र अपने खूबसूरत से सफ़र की मंजिल को तय कर गए थे। दोनों की ज़िंदगियों में अब इत्मीनान और सुकून था। सबके रवैये भी रुबाब के साथ बेहतर हो गए थे। कभी कभी ज़िंदगी का खूबसूरत सफ़र हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक शुरू नहीं होता, बल्कि कुछ लोग होते हैं जो इस सफ़र में आकर इसको खूबसूरत बना देते हैं। ना चाहे शुरुआत कभी कभी खूबसूरत मंजिलें भी दिखा देती है। जैसे रुबाब का ना चाहा हुआ सफ़र एक खूबसूरत सफ़र में तब्दील हो गया। जिसको शादी से एतराज़ था, पर उसको क्या पता था कि जिस रिश्ते में वो जोड़ने जा रही है वो उसकी ताकत बन जाएगा। इस घर में बातें सुनने को मिलती थीं, पर इस घर में रुबाब सर उठा के चलती है। ये मेरा अपना घर है, यहाँ कोई मुझ पे बातें नहीं सुना सकता। और शान, उसने तो जो चाहा उसको वो मिल गया। रुबाब की बचकाना हरकतें उसको कम ही पसंद थीं, पर उसको उनकी आदत लग चुकी थी। अब उसको रुबाब की हर बात अच्छी लगने लगी थी। ख़त्म शुद्ध। उम्मीद है आप सभी को नॉवेल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कीजिएगा। मुझे तो हीरोइन में बहुत मज़ा आया। लाइक कितनी फ़नी बंदी थी और हर बच्चों से लड़ रही, मतलब हद है, इतनी बचकाना हरकतें। अभी स्नो वाइट अपने आपको स्नो वाइट समझ रही है। मज़ेदार, फ़नी और एक रिलैक्सिंग सी स्टोरी थी। पढ़ के मज़ा आया। आप लोगों को भी उम्मीद है मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। और अपने रिव्यूज़ के आपको नॉवेल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नॉवेल के साथ, जब तक अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।